इस वर्कशॉप के फ्लो को आगे लेके जाएंगी, वो हम दोनों ही यहां पर होंगे। इज दैट फाइन? आर यू एक्साइटेड और वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी? अगले 2 घंटे की जर्नी बहुत बेहतरीन होने वाली है। मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी। मेरा बैकग्राउंड कहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग का रहा है। 1994 को मई के महीने में मैंने अपने करियर का आगाज किया था। 27 साल से भी ज्यादा वर्षों से मैं काम कर रहा हूं। लगभग 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है सेल्स एंड मार्केटिंग का। जो बैकग्राउंड, जो मेरा प्रोफेशन आज मेरे इस प्रोफेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है। 1998 में ये लगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग से पैसे तो आ रहे हैं पर सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही, तो मुझे एक ऐसा प्रोफेशन मिला जिसको मैं शायद जिंदगी भर के लिए अपनाना चाहता हूं, दैट इज दिस प्रोग्राम, ट्रेनिंग इंडस्ट्री। लगभग 17 सालों का एक्सपीरियंस मेरा ट्रेनिंग इंडस्ट्री का है। इसके लिए मैं बाहर भी जा चुका हूं। और अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम ए योगा टीचर, योगा प्रैक्टिशनर, आई एम ए रेकी चैनल, मैं हीलर हूं, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन फ्रॉम एनएचआई यूएसए कैलिफोर्निया। और 17 साल का मेरा रिच एक्सपीरियंस है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स के साथ काम किया है, स्टेज पे, स्टेज के पीछे, एज एन एमसी काम किया है, एज ए प्रोग्राम मॉडरेटर काम किया है, स्टेज काफी संभाला है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स और सेमिनार्स बड़े लेवल के ऑर्गेनाइज किए हैं, रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स की है। 2000 में जनवरी के महीने में एक मोहतरमा मिली जिनका ड्रीम बहुत बड़ा था, और उन्हीं का ये दिया हुआ नाम है, जो नाम उन्होंने कई सालों पहले सोचा था, एक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है सक्सेस लेगेसी। 2019 में 15 मार्च को हमने अपना पहला ऑफलाइन सेमिनार किया, और उसके बाद 22 मार्च से रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री की ऑफलाइन सेमिनार हो ही नहीं पाए। लॉकडाउन शुरू हो गया था और अभी तक नहीं हो पाए हैं। बट सक्सेस लेगेसी इज द प्लेटफॉर्म जो कुछ डिफरेंट चीजें करता है, और उसी की कड़ी में एक और नई चीज जुड़ने जा रही है। अगस्त के महीने में हम अपना ऑफलाइन रेजिडेंशियल वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, जिसके बारे में इस सेशन के बीच में हम आपको बताएंगे। दिस इज अबाउट मी, दिस इज अबाउट सक्सेस लेगेसी। सक्सेस लेगेसी का पर्पस है ग्रोथ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मैं उन मोहतरमा के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिनको किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो मोहतरमा पिछले लगभग 13 से भी अधिक वर्षों से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और स्टूडेंट बिहेवियर थेरेपी पैटर्न ब्रेकिंग में है। 8 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनका कपल रिलेशनशिप का। उसके अलावा डी एडिक्शन की बात करें तो लगभग 8 सालों से वो डी एडिक्शन में भी हैं। शी इज अ फाइनेस्ट एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर कोच, और पिछले 14 साल से वो इस कला की प्रैक्टिस कर रही हैं, और एनएलपी की कलाओं को इंजेक्शन में भर के आप लोगों के न्यूरॉन्स में डाल रही हैं। एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड, सो प्राउड ऑफ दैट, कि शी इज द ओनली मास्टर प्रैक्टिशनर कोच एज फार एज न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस इज कंसर्न। पिछले 7 सालों में, मुझे कहना चाहिए लगभग 16 महीनों में, उन्होंने न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस की कलाओं के इंजेक्शन भर के लगभग 300 से भी ज्यादा लोगों को एनएलएसएस मास्टर प्रैक्टिशनर तक पहुंचने में मदद की है। और हमारा एनएलएसएस मास्टर प्रैक्टिशनर कोर्स अभी फिर से 20 तारीख के बाद एक और नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगला बैच सितंबर में स्टार्ट होगा। उसके लिए बताने के लिए यहां पर नहीं है। सो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। विद इन नेक्स्ट 60 सेकेंड्स वो मोहतरमा will be on before your eyes on your screen. So please help me to welcome none other than Neeraj Malik on your screen. Thank you so much. God bless you. Keep enjoying the session.
Very good evening, everyone. Okay, after some seconds of waiting, because हमारे कुछ और भी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो फेसबुक पर हमें लाइव देखना चाहते हैं, तो उनके लिए इस इवेंट को फेसबुक लाइव किया गया है. बाय चांस अगर आप यहाँ से ड्रॉप हो जाते हैं या किसी कारणवश आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, यहाँ पर कोई भी टेक्निकल इशू हो, तो आप हमारे फेसबुक पेज सक्सेस लेगेसी के फेसबुक पेज पर जाकर इस वर्कशॉप को वहां से भी देख सकते हैं. राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. सबसे पहले तो आप सबको वेलकम करना चाहूंगी आज की इस वर्कशॉप में, जहां आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए अवेयर हैं अपने लिए. बहुत कम लोगों को ये अवेयरनेस मिलती है कि उन्हें पता चलता है कि मुझे खुद के लिए ही कुछ करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग तो शायद जिंदगी भर ये भी नहीं समझ पाते कि अगर उनकी लाइफ में कोई इंसान चेंज कर सकता है तो इकलौता सिर्फ वही एक इंसान है. कितने लोग इस बात से सहमत हैं? मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में रहे तब ज्यादा अच्छा है या दूसरों के हाथ में रहे तब ज्यादा अच्छा है? आई नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ. कितने लोग इस कंट्रोल को लेना चाहते हैं आज? तो जो लोग अपनी लाइफ के इस कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, आज की ये वर्कशॉप ऐसे ही कुछ लोगों के लिए है. ये सीरीज चल रही है बाय डिफॉल्ट एंड बाय चॉइस. यस, लाइफ बाय डिफॉल्ट और बाय चॉइस, ये आप डिसाइड करेंगे. बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय चॉइस क्या है? बाय डिफॉल्ट है कि जब जो जैसा चल रहा है वैसा चलता आया है और चलता रहेगा. अगर आपने अपने आज में कुछ ऐसा चेंज नहीं किया, कोई ऐसी चॉइस को अवेल नहीं किया, तो शायद ये लाइफ जैसी पिछले 10, 15, 20 सालों से चल रही है या इससे भी ज्यादा वैसी ही चलती रहेगी. आपने हमेशा देखा होगा कि लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज कभी भी आपकी लाइफ में आया हो तो वो कैसे आया है? आप ही ने कुछ ऐसा बदलाव किया है, आपका कोई ऐसा डिसीजन जब आपकी लाइफ ने आपको बदल लिया. लेकिन ऐसा क्यों होता है? बहुत कम ऐसे डिसीजन हम ले पाते हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ एक नए मोड़ की तरफ जा सकती है, प्रोडक्टिव हो पाती है, कुछ बेहतर मैं कर सकती हूँ. ऐसा क्यों होता है कि ये मौके कभी कभी क्यों आते हैं? ऐसी अपॉर्चुनिटी हर रोज क्यों नहीं होती मेरी लाइफ में? क्या कभी इस सवाल ने आपको परेशान किया? बताइए बताइए. दिस इज अबाउट इंट्रैक्शन. जितना आप आज इंट्रैक्ट करेंगे उतने ज्यादा सवालों के जवाब यहां से लेकर जा पाएंगे. समझिएगा, सिर्फ सुनने से नहीं. अक्सर कहा जाता है बी अ गुड लिसनर. यस, बी अ गुड लिसनर, बट एट द सेम टाइम रिस्पॉन्ड व्हेन यू लिसन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं सुनते वक्त, तो आपकी लाइफ कई ऐसे पहलुओं से अछूती रह जाती है जहां आपकी लाइफ एक डिफरेंट लेवल पर जा सकती थी. तो जो लोग अपनी लाइफ को इस डिफरेंट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आज उनके लिए वर्कशॉप काम करेगी. आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही तो नहीं आके बैठ गए हम इस वर्कशॉप में. मैं देख पा रही हूँ कि काफी लोग वो हैं जो रेगुलर हैं हमारे सेशंस में. एंड बिलीव मी, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशन में आते हैं, और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी उन लोगों को जो इतने रेगुलर हैं हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस में. थैंक यू सो मच कि हम जो ये समय लगाते हैं आपके लिए, आप लोग डेडिकेटेडली आकर सुनते हैं और जरूर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती होगी, इसलिए आप इतने लंबे समय से यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन. और जो लोग चाहते हैं कि आज की वर्कशॉप के बाद जिन लोगों को लगे कि हाँ, इस वर्कशॉप से मुझे कुछ ऐसा मिला जो डिफरेंट था आज और ये मेरी लाइफ में कुछ चेंज कर सकता है, और आप चाहें कि मुझे पिछली भी वर्कशॉप्स के लिंक मिलें, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा. अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो बेहद जरूरी है आप एक नंबर को नोट करें. दिस इज माई रिक्वेस्ट. दिस इज 8588830009.
इस नंबर को न सिर्फ आप सेव करेंगे, इस नंबर के व्हाट्सएप पर आप अपना नाम भेजेंगे और सिर्फ एक चीज लिखेंगे, कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशन, दैट्स इट। आपको इसके बाद हमारे हर कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने आप आना शुरू हो जाएगी। सो बट यस, अगर आपको लगता है कि आज की वर्कशॉप ने कुछ खास ऐसा आपके लिए किया, आपको पिछले सभी लिंक दे दिए जाएंगे जितनी भी वर्कशॉप आपकी हुई है अब तक, क्योंकि ये एक सीरीज चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस सीरीज को बीच से ज्वाइन करेंगे या कोई भी इंसान बीच से ज्वाइन करेगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, रिपीट द नंबर। ओके, दिस इज 8588830009। जी हाँ, वर्कशॉप के एंड में आपको ये नंबर मिल भी जाएंगे। सो इस नंबर पर आपको अपना नाम एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशन या फिर CS लिखकर भी आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, नॉट द मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, SMS नहीं करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, योर नेम एंड CS, राइट? आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन अभी के लिए काफी है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाउ आपको लगता होगा मैंने अपना इंट्रो तो दिया नहीं, मैंने अपनी स्टोरी भी नहीं सुनाई आपको। वाई आई एम हियर? आई एम नॉट हियर टू टेल यू माई स्टोरी। आई एम हियर कि आज आप यहां से अपनी स्टोरी लिखना शुरू कर सकें और अपनी वो स्टोरी लिखना शुरू कर सकें जो आपकी ड्रीम लाइफ की ग्लोरीफाइड जर्नी की स्टोरी हो। कितने लोग आज इस स्टोरी को लिखने के लिए रेडी हैं? यस, कम ऑन। यकीन मानिए जितने लोग बोलेंगे मी, उतने लोग इस तरफ अपना पहला कदम आज बढ़ाएंगे। पता है क्या होता है, हमें शायद विश्वास ही नहीं हो पाता कि मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं। तो जब भी आपको ये रिस्पॉन्स दे, बेशक मैं आपको ना सुन पा रही हूं, लेकिन आपका, जिसे मैं कह सकती हूं आपका गॉड, इस गॉड पर भी बात करेंगे, ये क्या है, आपका भगवान आपको हर वक्त सुन रहा है। और अब से कुछ देर के बाद आप जानेंगे कि आपका ये भगवान है क्या, कौन है, कहां है। यस, तो जब भी आप रिप्लाई करेंगे, आप बेशक हाथ तो उठाएं, साथ में कहें इट्स मी, यस आई एम गोइंग टू डू इट। आपकी फिजियोलॉजी बताएगी कि आप कितने एक्साइटेड हैं लाइफ के लिए, राइट स्मिता? इट वर्क्स, right? Yes, it works, guys. It works. Yes. And this is going to work and it is bound to happen. अपने माइंड में सिर्फ एक चीज आपको रखनी है, that you deserve the best ever life, best ever dream life, whatever you can think. आप जो सोच सकते हैं अपने बारे में, वो सब कुछ पाने के लिए आप डिजर्व करते हैं। अदरवाइज इस लाइफ का ख्याल आपके माइंड में आता ही नहीं। ह्यूमन इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल रचना है, ऐसी क्रिएशन है जिसे शायद बहुत ही ज्यादा सोच समझकर बनाया है। क्यों ऐसा मैंने कहा? ऐसा क्या है हमारे पास? पिछली बार भी हमने बात की थी। सोचिए कि आप ह्यूमन बॉडी में ही क्यों हैं? ह्यूमन के अलावा भी लाइफ है इस प्लेनेट पर, आप वो क्यों नहीं है? Why you are one among these 800 crore people only? इसके अलावा भी तो जीवन है यहाँ पर, आप वहां पर क्यों नहीं है? जीवन तो आपको वहां भी मिल सकता था, बट why here only? और ऐसा क्या है कि कुछ भी जब डेवलप होता है तो ह्यूमन के लिए पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं और बाकी कोई भी प्राणी हो इस धरती पर, इस प्लेनेट पर, बाकी जहां भी जिनमें भी जीवन है, उनके लिए पॉसिबिलिटीज उतनी ओपन नहीं होती हैं। अगर ग्रो करता है तो ह्यूमन ही ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा ग्रो किया है अपनी लाइफ में, चाहे वो उसके ब्रेन को डेवलप करना हो, उसकी बॉडी को डेवलप करना हो, चाहे उसकी उपलब्धियां हो जो पिछले हजारों सालों से चल रही हैं और अब तक जारी हैं और आगे कई 100 सालों तक जारी रहेंगी, ये आपने देखा है। तो जब ह्यूमन ब्रेन वहां से यहां आ सकता है, तो यहां से कुछ और आगे जाने में कितना समय लगेगा उसे? जानते हैं कितना समय लगेगा? उतना लगेगा जितना आप डिसाइड करेंगे।
सोच कर देखिए कि जब भी आपको डेडलाइन मिलती है, वैसे तो ये डेडलाइन होनी नहीं चाहिए, डेडलाइन से ही सोचिए कि पिक्चर क्या बनती है माइंड में. इट मस्ट नॉट बी अ डेडलाइन. इट मस्ट नॉट बी अ डेडलाइन. जैसे ही आप अपने एम्प्लॉयज को डेडलाइन बोलते हैं, उन्हें फियर आएगा कि नहीं आएगा? हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा इसको नाम दिया था. आई थिंक इट वाज रिवार्ड और समथिंग, रिवार्ड लाइन, कंप्लीशन, समथिंग लाइक दैट. तो जब आप रिवार्ड की बात करेंगे तो उन्हें खुशी होगी उस आउटकम को अचीव करने में. उन्हें लगेगा कि वो रिवार्ड की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप डेडलाइन की तरफ उनको धकेलने वाले हैं. उनको काम भी करना है तो डेडलाइन के लिए करना है. जो लाइन डेड है उसके लिए हर वक्त काम करना है. तो सोचिए, उनके बैक ऑफ द माइंड हमेशा फियर रहेगा. आप खुश होंगे जब आपके करीब एक डेडलाइन आ रही होगी? नेवर. लेकिन अगर आपको कहा जाए ओके लेट्स से रिवार्ड लाइन, ओके रैंडम लेते हैं, रिवार्ड लाइन, आपको रिवार्ड लाइन को अचीव करना है, अब सोचिए कैसी फीलिंग आ रही है. यस, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने शब्दों को बहुत गौर से ऑब्जर्व करना होगा. और मेरा आप सबसे ये एक वादा है कि इन 20 मास्टर क्लासेस के बाद आप किसी भी एक कॉमन मैन से अलग जाकर सोच पाएंगे. जितने लोग इन 20 क्लासेस में बने रहेंगे, उनको वो यहां से मिलने वाला है कि वो एक कॉमन मैन की कैटेगरी से तो अलग हो जाएंगे. यू नो व्हाट इज कॉमन मैन? जो कॉमन ही सोच पाता है, उसकी सोच को लिमिट कर दिया गया है. कौन कौन लोग इस कॉमन मैन की कैटेगरी से निकलना चाहते हैं, यहां पर आज आप डिसाइड करेंगे. यस, कम ऑन, हु इज रेडी टू डू दिस? यस, कम ऑन रेखा जी, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू लुक सो ब्यूटीफुल. यस, ग्रेट स्माइल. यस, थैंक यू सो मच मुस्कुराने के लिए. यस, ग्रेट. सो इस कॉमन मैन की कैटेगरी से निकलने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेन करना होगा. मैंने ट्रेन क्यों कहा? इसको, ब्रेन को ट्रेन करना होगा, लेकिन अपने माइंड को सही तरीके से अवेयर करना होगा. वाई? क्योंकि ये ब्रेन जो है ना, दिस इज समथिंग अबाउट बायोलॉजी ऑल्सो. हमारी बायोलॉजी ट्रेन होती है, लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो लर्न करती है. दैट इज लर्निंग ईच एंड एवरी टाइम. तो ये ट्रेनिंग और लर्निंग साथ साथ रहेगी. और इन 20 क्लासेस के बाद आप खुद में बहुत ज्यादा एक ऐसे लेवल का फर्क महसूस करेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस आपको चेंज होता नजर आएगा. पिछली बार कुछ ऐसा हुआ कि हमने 12 क्लासेस की मास्टर सीरीज बनाई, और उस 12 क्लासेस के बाद हमारे किसी पार्टिसिपेंट ने हमारे पेड कोर्स में एनरोल किया था. उन्होंने कहा कि आप हमें हमारा सर्टिफिकेशन दे दीजिए. हमने कहा आपका तो कोर्स अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ. उन्होंने कहा नहीं, मैंने वो 12 क्लासेस की थी ना, उसमें आपने एनएलपी पूरा प्रैक्टिशनर करा तो दिया है. देन हमने कहा नहीं, आपका कोर्स अभी स्टार्ट होना है, और ये अभी स्टार्ट होगा तो 28 मई से होगा. यस, हम चाहते हैं कि जो लोग वाकई में लर्न करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिन्हें लेकर वो आगे बढ़ सके. वाई वी आर डूइंग दिस? क्या जरूरत है? बैक ऑफ द माइंड आता तो होगा ना, वाई यू पीपल आर डूइंग दिस, वाई यू आर सो काइंड, राइट? माइंड ऑलवेज लॉजिकल माइंड, इट्स रियली गुड, ये बहुत जरूरी है बचाने के लिए. लेकिन पता है क्या होता है, अक्सर ये हमें अपॉर्चुनिटीज से दूर रखता है. आप सोच रहे होंगे कि ये वर्कशॉप कब स्टार्ट होगी. तो बाय द वे वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी है. आई एम गोइंग टू कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग. राइट वनीत जी? अभी मुस्कुरा रहे हैं कि अभी आपको पता चलने वाला है ये कैसे कनेक्ट करने वाली है. अभी मालूम पड़ेगा कि कहां पर ये एकदम से जाके वो पॉइंट पे आती है. यस, व्हाई? बिकॉज बहुत टेक्निकल की जरूरत नहीं है. एनएलपी इज सो सिंपल. दिस इज अ वे ऑफ लिविंग. और वे ऑफ लिविंग जितना सिंपल हो, जितना ज्यादा डिफाइंड हो, ज्यादा सिंपली, उतना ही ज्यादा बेहतर असर करता है. राइट? ये तो सब मानते होंगे कि जितनी सिंपल आसान भाषा में हमें कोई समझा दे, हमें उतनी अच्छे से बात समझ आती है और उतना अच्छा लगता है उसे इंप्लीमेंट करना. लेकिन जब कोई हमें कहता है ना कि आपकी लाइफ इतनी सिंपली चेंज हो जाएगी, तो लॉजिकल माइंड कहता है ऐसे कैसे?
वो उधर वाले फलाने ने तो कहा था कि इतने किलोमीटर जाके नंगे पैर चल के जाना और उसके बाद इतने 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 हफ्तों तक ये करना, उसके बाद तुम्हारे थोड़े से कष्ट कट जाएंगे, तो वो रास्ता हमें ज्यादा अच्छा लगता है। कितने लोग ये मानते हैं कि बैक ऑफ द माइंड ऐसी कुछ चीजें चलती हैं? यस, यू नो व्हाई? क्योंकि पिछले इतने सालों से, इतने कितने हजारों सालों से ह्यूमन माइंड को ट्रेन किया गया है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बने हैं। क्यों सिर्फ 2% लोग इस दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं? जानते हैं आप ये? 800 करोड़ में से सिर्फ 2% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। वो लाइफ जीते हैं जिसका हम शायद सपना भी देखना खुद को डिजर्विंग नहीं समझते उस सपने के लिए भी। मतलब हमें ये लगता है ये सपना देखना भी पाप है हमारे लिए। इस तरह की कंडीशनिंग हमारे माइंड की कर दी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके माइंड के उस क्रिएटिव पार्ट को सुला दिया गया है पूरी तरह से। उसको ये यकीन दिला दिया गया है कि आप बने ही नहीं हो ये सब करने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ वो 9 to 5 की जॉब करने के लिए बने हैं। आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, सबसे पहले ये टैग आप पर लगाया गया कि मिडिल क्लास फैमिली, और उसके बाद कह दिया गया कि आप बिजनेस भी करेंगे ना तो आप मिडिल क्लास में ही करेंगे। इस लेवल से या तो इधर या तो इधर, इससे ऊपर नीचे जाएंगे ही नहीं। यू नो व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सोच रहे हैं कि बिजनेस, घर का मेरा घर चल जाए, जरूरत हो जाए, इसके लिए बिजनेस है, नेवर डू बिजनेस, नेवर कम इनटू बिजनेस। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे मर्सिडीज की पिछली सीट में पे बैठकर चैरिटी करनी है और एक आध जीरो चेक में एक्स्ट्रा भी लग जाए तो दोबारा सोचने की जरूरत ना पड़े, तो आप बिजनेस में आइए। और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो आपकी लाइफ में, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की मास्टरी आपको करनी होगी। क्या ये सबकॉन्शियस माइंड की मास्टरी एक दिन में, एक महीने में हो जाती है? जी नहीं। पूछिए जिन्होंने 28 मई को ज्वाइन किया था, अभी तो उन्हें लग रहा होगा कि अभी तो पता नहीं कितना बाकी है, इतना सीखा है, मास्टर क्लासेस में भी सीखा, उसके बाद भी सीखा, आज भी मास्टर क्लास में बैठे हैं। राइट वनीत जी? यस। क्यों बैठे हैं संजय जी? एम आई राइट? यस, थैंक यू सो मच। क्यों ऐसा? वाई दिस? क्योंकि इतना कुछ है बताने के लिए। अगर मैं बताना शुरू करूं, पूरा साल बोलती रहूं, हफ्ते में 2 दिन आके यहां 2 घंटे के लिए नहीं, 4-4 घंटे के लिए बोलूं तो भी खत्म नहीं होगा। बिकॉज दिस इज द रियल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। मोर आई ग्रो, मोर आई नो दैट व्हाट इज हैपनिंग। और ज्यादा काम करने के तरीके क्या है माइंड पर, शायद बहुत टेक्निकल बनाया गया ऐसे, बट मैं कहती हूं कि ये इतना सिंपल है कि आपका 8 साल का बच्चा भी अगर बैठा है वो भी इसे सीख सकता है, समझ सकता है, राइटली समझ सकता है। आप उसको भी अच्छे से समझा सकते हैं कि आपका माइंड कैसे काम करता है। लेकिन उसके लिए पहले हमें खुद समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरा ये सबकॉन्शियस माइंड? मैंने आपसे बात की थी, आपका भगवान, आपका गॉड, दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। जन्म के साथ आपको इसे दिया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप कोई ऐसे ही बना नहीं दिए गए हैं, बहुत फुर्सत में बनाया गया है आपको। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी सिचुएशंस आ गई हो, कितना भी सिचुएशंस ने आपको कहीं ना कहीं परेशान कर दिया हो, इससे आप अपनी वैल्यू नहीं खोते हैं। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू हमेशा इतनी रही है कि वो जब चाहे जो चाहे पा सकता है, जो चाहे कर सकता है, और जिसे यहां सोच ले उसे क्रिएट कर सकता है, उसे हकीकत में तब्दील कर सकता है। दिस इज अ ह्यूमन बॉडी। लेकिन क्या सिर्फ ह्यूमन बॉडी करती है ये? जी नहीं। ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन माइंड, इनके एक ऐसे कॉम्बिनेशन को रेडी किया है इस यूनिवर्स ने, जिसमें अपनी पूरी क्रिएशन, पूरी क्रिएटिविटी को इस तरह से डाला कि ये यहां पर वो प्राणी होगा जो, जिसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये जो सोच लेगा वो हकीकत में हो जाएगा।
एंड दिस इज द रीजन कि सिर्फ और सिर्फ इतने हजार सालों में एक ही प्रजाति ऐसी है जिसने इतना ज्यादा डेवलप किया खुद को। क्या कोई और है? क्या आपको लगता है कि हाँ मगरमच्छ पानी में चलने की बजाय ऊपर से उड़ना शुरू कर गए? नहीं ना, नहीं हुआ ना। मछलियां आज भी पानी में ही तैर रही हैं, राइट? उन्होंने सिर्फ इतना खुद को डेवलप किया कि चलो ठीक है कि हम यहां पर कुछ मौसम है वो चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट किया, राइट? लेकिन ऐसा तो नहीं है ना मछलियां बाहर आकर तैरना शुरू कर गई, खड़ी होकर चलनी शुरू हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ। बट हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ कितनी डेवलपमेंट हुई। हम एक ऐसे पर्सन जो जंगल में रहते थे उनसे हम ग्रुप में आए, ग्रुप में आकर हमने कॉलोनीज बसा दी, एक पूरी की पूरी सभ्यता बनाई हमने, और पता नहीं कितनी मिटाई भी। क्यों? क्योंकि माइंड दोनों तरफ काम करता है, जितना ये बना सकता है उतना ये तबाह भी कर सकता है। ये दोनों में फर्क क्या है जानते हैं क्यों? क्योंकि ये माइंड हमेशा ग्रो करना चाहता है। आप इसे पॉजिटिवली ग्रो करने पे नहीं लगाएंगे तो ये नेगेटिवली चलेगा ही चलेगा। आप अपने बच्चों को देख लीजिए, जब आप उन्हें क्रिएटिव चीजें करने को नहीं दे पाते हैं या वो क्रिएटिव चीजों की तरफ फोकस नहीं कर पाते हैं तो उनका माइंड कहां चलता है? डिस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ। कुछ बच्चे हमेशा तोड़ते फोड़ते रहते हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि उनके पास क्रिएट करने का पैटर्न नहीं है, तोड़ने का है। उन्हें इसमें ही ग्रोथ दिखाई देती है कि ठीक है कल ग्लास तोड़ा था, आज वास तोड़ेंगे, परसों एलईडी तोड़ेंगे, राइट? इट हैपन्स। यस, व्हाई? क्योंकि माइंड हमेशा ग्रो करना चाहता है। आपको इस माइंड को डायरेक्शन देने की जरूरत है। अगर आप इसे अपनी ग्रोथ के लिए नहीं यूज करेंगे तो ये आपको डीके कराना शुरू कर ही देगा, क्योंकि इसके पास आगे जाने का पैटर्न नहीं है। कई लोगों को आपने देखा होगा अक्सर वो सर्वाइवल के पैटर्न में फंस कर रह जाते हैं। कैसे? एक मुसीबत से निकल जाते हैं, थोड़े दिन लाइफ सही चलती है, दूसरी में पड़ जाते हैं, फिर उससे किसी तरह ओवरकम करते हैं, ठीक ठाक चलती है लाइफ, फिर तीसरी में पड़ जाते हैं, और लाइफ ऐसा 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 चलती रहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के आगे का पैटर्न नहीं है उनके पास। ये पैटर्न क्या है? पैटर्न की इतनी बात हो रही है, आप पैटर्न 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 बोलते जा रहे हो। व्हाट इज अ पैटर्न? पैटर्न है कि आपका माइंड में कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें माइंड रखता है और आप उसी पर एक्शन करते हैं। ऐसे कैसे? मैं ऐसे थोड़ी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी एक्शन करते हैं। हम तो कॉन्शियसली एक्शन लेते हैं। डू यू रियली थिंक सो? अगर आप कॉन्शियसली एक्शन लेते हैं तो कभी आपसे ये भूल होती कि आप कहते अरे मुंह से निकल गया था, सॉरी 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 सॉरी। इतना ही हमारा कंट्रोल होता। अगर हम पैटर्न्स के हिसाब से ना चलते तो क्या मेरे मुंह से वो निकल सकता है जो मैं नहीं चाहती? कभी नहीं हो सकता। Why it happens? ये इसलिए होता है कि आपके अंदर उसकी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं दबी थी, और आज जैसे ही आपका ये सुपर स्मार्ट कॉन्शियस माइंड जरा सा इधर उधर भटका, इमोशन में इधर उधर हुआ, तो आपके अंदर बैठे सबकॉन्शियस माइंड ने वो स्क्रिप्ट बाहर निकाल दी, और उसके बाद आपको लगता है ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कहा, जैसे ही कॉन्सिक्वेंस आने लगता है, फिर हम अपनी कॉन्शियसनेस से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जो बात चली गई वो चली जाती है, बाहर निकल जाती है और अपना असर कर देती है। Why it happens? ये सब क्यों होता है मेरी लाइफ में? इसके लिए आपको समझना होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये काम कैसे करता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें मिलता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, राइट? और ये सबकॉन्शियस माइंड काम क्या करता है? आज इस वर्कशॉप में हम जानेंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड और एनएलपी। एनएलपी क्या है? एनएलपी को अभी के लिए बस इतना ही समझें कि आज आप जो भी लाइफ जी रहे हैं वहां से आप अपनी ड्रीम लाइफ तक जाने के लिए जिस टूल को यूज करते हैं दैट इज एनएलपी। ये आपके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट है और कुछ हम अवेयरनेस के साथ डेवलप करते हैं, और बची खुची जो है वो हमारे अगेंस्ट काम करती है। इसे हमें अपने फेवर में अगर लेकर आना है देन वी नीड टू नो अबाउट एनएलपी। और एनएलपी है क्या? एनएलपी है आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक ऐसी स्टडी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग आपको समझाती है, और ना सिर्फ समझाती है, उसे चेंज करने का तरीका
भी आपको बताती है, ऐसे टूल्स और टेक्निक्स आपको देती है। अभी के लिए इतना समझना काफी। आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। है क्या ये सबकॉन्शियस माइंड? एंड योर मास्टर कम्युनिकेटर, जिसे हमने कहा आपका गॉड, दिस इज योर मास्टर कम्युनिकेटर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विल बी, जो लोग एनएलपी को सीख कर आपको लगता है कि ये टेक्निक मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकती हैं जो मेरी लाइफ को, मेरी ड्रीम लाइफ बनाने में हेल्प करेंगी, बल्कि हेल्प ही नहीं करेंगी, एक ऐसा बूस्ट देंगी कि ये प्लेन यहां से टेक ऑफ करेगा तो अपने ड्रीम की तरफ ही बढ़ेगा, इधर उधर क्रैश होते हुए नहीं चलेगा। ये प्लेन उड़ेगा, टेक ऑफ करेगा और वहां पहुंचेगा जहां ये पहुंचने के लिए बना है। दिस इज ऑल अबाउट एनएलपी। वो लोग एनएलपी में आगे जाने के लिए, जो लोग इसे प्रोफेशन की तरह देखते हैं, उनके लिए अगला सेशन का लास्ट पार्ट होगा। बट फॉर नाउ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को समझने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा बताऊं। व्हाट इज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड वो है जो आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आप, राइट? और आप अपने लॉजिकल माइंड से कुछ ना कुछ चीजें इवेलुएट कर रहे होंगे, राइट? लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड एक और चीज चल रही होगी। अच्छा तो लग रहा है इस सेशन में बैठकर, कुछ तो बात होगी, कुछ तो फीलिंग है कि ये मुझे बांध कर रख रही है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। इट मीन्स द डिवाइन एनर्जी जो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में होती है, जिससे हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसका जो एंटीना है, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। इसको ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन ये एंटीने का काम सिर्फ इतना नहीं है। इस एंटीने के साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क भी लगाई गई है, एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस, जिसमें आपने आज तक जो भी देखा, सुना, समझा, सीखा, जो भी आपके साथ आज तक हुआ, वो सब कुछ स्टोर है। इतना बड़ा स्टोर हाउस आपके पास है कि आपको 80 बिलियन न्यूरॉन्स आपकी बॉडी और आपके माइंड में दिए जाते हैं, और हर एक न्यूरॉन के पास 82 GB की कैपेसिटी है। और इतनी सारी मेमोरी होने के बाद हमें उस स्कूल का जरा सा सिलेबस, जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास से लेकर और ग्रेजुएशन तक का, आप सोचिए एक छोटी सी पेन ड्राइव में समा सकता है, बस वो चंद जीबी का सिलेबस हमें याद नहीं होता। हालांकि 82 GB से कम ही रहता है। अगर आप इसे एक फाइल में कन्वर्ट करें तो 82 GB से कम ही रहेगा। और 80 बिलियन न्यूरॉन होने के बावजूद एक न्यूरॉन की कैपेसिटी से भी कम वाला सिलेबस हमें याद नहीं रहता। लेकिन उसके अलावा सालों की स्क्रिप्ट, इतने सारे दिन जितने हमने बिताए हैं, उसमें एक एक बात याद है हमें कि इसने उस वक्त ये कहा था, ये कहा था, ऐसा हुआ था, ये वो पर्सन है, ये वो रिश्तेदार है, ये वो बच्चा है, ये मेरी क्लास का बच्चा है, ये वो सब कुछ याद है हमें। दोनों तरफ कितना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं क्या समझूं, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है या बहुत खराब है? ना तो आपकी मेमोरी अच्छी है, ना आपकी मेमोरी खराब है। आपकी मेमोरी सिर्फ मेमोरी है, ये समझिए पहले तो। चीजें अच्छी या खराब नहीं होती, चीजें बस चीजें होती हैं। अच्छी या खराब उन्हें हम बनाते। एक पर्सन अगर ये कहता है मेरी मेमोरी तो बहुत खराब है, और हम उसको कहते हैं आप बचपन में कौन से स्कूल में पढ़ते थे? फलाने में पढ़ते थे, और वहां पे एक टीचर भी थे, उनसे पूछने लग जाओ, किससे बंद नहीं होंगे। तो ये तो गलत बात हो गई कि आपकी मेमोरी काम नहीं करती। आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, इतने सालों पहले की बात आपने बता दी। नहीं नहीं, लेकिन मुझे क्वेश्चन याद नहीं होते ना, मुझे ये चीजें याद नहीं होती। तो ये कहिए ना कि इसको याद करने के लिए जो टेक्निक है वो आपको नहीं पता है। आप ये क्यों कहते हैं कि मेरी मेमोरी खराब है? और हम उस बिलीफ को लेकर इतने समय तक चलते हैं, और हमें लगता है कि मेरी मेमोरी खराब है, मेरी मेमोरी खराब है। यानी मेरे पास एक लैपटॉप है और मैंने ये मान लिया कि इसकी हार्ड डिस्क खराब है, तो मैंने कभी इसमें कुछ सेव करने की कोशिश ही नहीं की। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैंने ये मान लिया तो क्या वो लैपटॉप मेरे लिए काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे सालों तक साइड में उठाकर रख दिया, और अब मैं यही सोचती रही नहीं। और एक दिन कोई आया और उसने मुझे कहा कि दिखाओ जरा अपना लैपटॉप। उसने चलाया और वो लैपटॉप बिल्कुल बहुत अच्छे से काम कर रहा था। और उस दिन आपको लगा, मतलब मैंने इतने समय तक इसे इसी तरह से एक बेकार चीज बनाकर रख दिया, जो मेरी लाइफ में इतनी जगह
काम आ सकता था उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर कि ये खराब है साइड में फेंक कर रखा। कितनी तकलीफ होती है उस वक्त, राइट? यही हो रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ। हमें पता ही नहीं है हमारे माइंड के पास पावर कितनी है, कितना सब कुछ इसके पास है। इतना ज्यादा पावरफुल माइंड काम किस चीज के आ रहा है? ऐसे पास्ट को रखने के लिए जिसको हम रखना नहीं चाहते, ऐसा पास्ट जिसने सिवाय पेन के हमें कुछ दिया नहीं है, ऐसे इश्यूज को रखने के लिए जो प्रेजेंट में चलते जा रहे हैं और अगर जितना इन्हें हम सोचेंगे उतना ज्यादा ये कंटिन्यूड रहेंगे, और ऐसी चीजों को रिकॉल करने के लिए जिनको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं थी, उनके लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। ये होना क्यों चाहिए था? जानते हैं इसे क्यों दिया गया आपको? इस सबकॉन्शियस माइंड को आपको इसलिए दिया गया था कि इसमें आप ऐसी प्रोग्रामिंग करते जिसमें अपनी ड्रीम लाइफ की पिक्चर आप ड्रॉ करते, उसमें कलर्स भरते, और उस पिक्चर को जब आप देखते, जब आप सोचते, तो आपको अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग आती और आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उस तरफ चल पड़ते और आपके एफर्ट्स आपको पूरा सपोर्ट करते। दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। याद रखिए, अगर आपके इस हार्ड डिस्क में आपके गोल्स के अलावा कुछ भी और है तो आपका फोकस आपके गोल्स पे नहीं, उन चीजों पर लगा रहेगा जिन्हें हम गार्बेज कहते हैं। मेंटल क्लटर एंड गार्बेज। क्या है ये मेंटल क्लटर एंड गार्बेज? जानेंगे अभी इसी वर्कशॉप में, जानेंगे आप। अगले लगभग 50 मिनट में आप जानेंगे कि क्या ये मेंटल क्लटर है और कैसे ये काम करता है। थोड़ा सा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात कर लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड हमेशा प्लान करता है, एनालिसिस करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके कॉन्शियस माइंड के पास होती है, जो अक्सर हमें कहां सिखाई जाती है? स्कूल्स में। शॉर्ट टर्म मेमोरी। आजकल तो स्कूल्स ने अपने पैटर्न्स बहुत चेंज कर दिए हैं। आजकल तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन और अलग अलग तरह की काफी सारी एक्टिविटीज आ गई हैं ताकि बच्चे अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करें, अपनी राइट मेमोरी को ट्रेन करें। लेकिन बात ये हो रही है कि मेमोरी को भी ट्रेन किया जा रहा है। मेमोरी को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, मेमोरी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। नॉट नीडेड ट्रेन्ड मेमोरी। ट्रेन्ड मेमोरी एक लिमिट में काम करती है, लेकिन वो मेमोरी जिसकी लर्निंग आपके पास है, उस मेमोरी को जिसको आपने सही तरीके से चलाना सीखा है, उसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। सो थिंक अबाउट कि आप अपनी मेमोरी को ट्रेन करना चाहते हैं या आप अपनी मेमोरी को सही मायने में समझना चाहते हैं। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। जैसे ही आप किसी चीज के मैकेनिज्म को, किसी मशीन के मैकेनिज्म को समझते हैं, आपको पता चल जाता है कि इससे काम कैसे लेना है, और अगर यहां पर कोई गड़बड़ होती है तो उसे ठीक कैसे करना है आप ये भी समझ जाते हैं। जितना उसे समझते हैं आप उसके ज्यादा प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी तो आपको पता ही है, आपका बचपन, उससे पहले जितना भी आपको याद है सब कुछ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। तो इसे बचा कर रखता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये देख रहे होंगे आप इस विजुअल में, इस टेक्स्ट के पीछे भी आपको कुछ कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ डॉट्स इस तरह से कनेक्टेड हैं। बस ऐसा समझ लीजिए आपके माइंड के अंदर भी कुछ ऐसे ही डॉट्स आपस में कनेक्ट रहते हैं, बस वो थोड़े ज्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट 80 बिलियन न्यूरॉन्स को आप इन डॉट्स की तरह से मानिए, और जब भी आप कुछ याद करते हैं खास किस्म का कॉम्बिनेशन वहां पर बन जाता है, और इसे हम कहते हैं न्यूरल पाथवे। यानी कि आपकी हर मेमोरी का एक न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है, एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है जिससे मिलकर ये मेमोरी बनती है। तो क्या इस न्यूरल पाथवे को डिस्टर्ब किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। पिछले सेशन में हमने बहुत जबरदस्त उस न्यूरल पाथवे को डिस्टर्ब किया था, राइट? आज भी करेंगे, कुछ अलग तरीके से शायद करेंगे, या हो सकता है उस टेक्निक को दोबारा करें ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर पाए हो या ना कर पाए हो, मेरे साथ जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग बार बार आ रहे हैं और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिले। मे बी, लेट्स सी कौन सी एक्सरसाइज कहां फिट होगी, आई कांट से। राइट टाइम पर राइट चीज आपको दी जाएगी। नाउ व्हाट अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स?
आपके इमोशन एंड फीलिंग क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड में है? नहीं, लेकिन ये जहां से आते हैं वो डॉट और वो न्यूरल पाथवे आपके माइंड के पास है। और आपकी फीलिंग्स कहां होती हैं? फिर बॉडी में आपको महसूस होती हैं। बस आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डॉट को, उस न्यूरल पाथवे को टच कर देता है, एक पैटर्न को प्ले बटन दबा देता है और आपकी बॉडी में वो फीलिंग्स छोड़ दी जाती हैं। कैसे? ये जिस तरह से इमोशन और फीलिंग्स कई बार अपने आप चलती रहती हैं, जैसे आपने किसी छोटे से बच्चे को देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, एकदम से आप सुकून का एहसास करते हैं, आपको अच्छी फीलिंग आती है उस बच्चे के लिए, आप थोड़ा खुश होते हैं, राइट? इसी तरह से आपकी कुछ फीलिंग्स है जो एकदम से ट्रिगर्ड है, चाहे वो पास्ट की वजह से हैं या आपके प्रेजेंट में चल रहे इश्यूज की वजह से, आप उनके नए नए न्यूरल पाथवे क्रिएट कर रहे हैं जिनसे आपकी कुछ फीलिंग्स अटैच्ड हैं। यानी कि ये पैटर्न आपके माइंड के पास है। जितने भी ये न्यूरल पाथवे हैं, इनको आप कहते हैं आपके माइंड के पैटर्न। आपका हर बिहेवियर इसी तरह के कॉम्बिनेशन में स्टोर है आपके माइंड में। अगर आपने एक आदत को अपना रखा है तो एक ऐसा ही न्यूरल पाथवे है जिसका रिजल्ट है आपकी ये हैबिट, आपका ये बिहेवियर, आपका रिएक्शन, आपके रिस्पॉन्सेस जो अक्सर आप करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो क्या इन न्यूरल पाथवेज को डिस्ट्रैक्ट करके या मिटा के मैं नए न्यूरल पाथवे ऐसे क्रिएट कर सकती हूँ जो मेरे फेवर में काम करे? क्योंकि काफी हैबिट ऐसी हैं जो मेरी तो काम की नहीं है, बिल्कुल खराब है, तो मुझे तो उस न्यूरल पाथवे को ही मिटा देना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने न्यूरल पाथवे में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं? बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है। क्यों? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए हमेशा काम करती है। आपका माइंड नई चीजों को लर्न करने के लिए बना है, लेकिन पुरानी को अनलर्न करने के लिए भी बना है। हमें शायद ये बताया नहीं गया। हमें सिर्फ ये बताया गया कि लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो। लर्न करने का तरीका बता दिया, अनलर्न करने का तरीका ही नहीं बताया। क्या किसी ने आपको बताया आपको अपने माइंड से कोई चीज डिलीट करनी है तो कैसे करनी है? आज तक बताया किसने? यस और नो? लेकिन क्या कुछ चीजें डिलीट करनी बहुत जरूरी थी और आज भी जरूरी हैं? लेकिन हाँ, सब कहते जरूर है कि डिलीट कर दो, भूल जाओ, सब कहते जरूर हैं, लेकिन एक बार उनसे पूछ लो कैसे? तरीका तो बताओ, भूल जाएंगे, कर देंगे डिलीट। तरीका बता दो, मुझे नहीं आता, आप सिखा दो। नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि खुद भी नहीं सीखा आज तक और खुद भी नहीं पता। लेकिन कहते हम सबको हैं, भूल जाओ, छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन ये कहने से काम नहीं चलता। जितना जरूरी है लर्न करना, उतना जरूरी है अनलर्न करना भी। अगर ये अनलर्न नहीं करना सीखा तो खराब हैबिट छोड़ेंगे कैसे? वो तो बाय डिफॉल्ट चल रहा है कि पुरानी छूट जाती है और नई पड़ जाती हैं, और कई बार नई पड़ती है वो भी खराब है, और जो पुरानी छूटी है वो भी खराब थी, और अक्सर नई वाली ज्यादा खराब होती है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्यों चले? ये मेरी चॉइस पर क्यों नहीं? इस चॉइस को क्रिएट करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर इसके राइट तरीके से आप प्रोग्रामिंग करना सीख लें। माइंड है, कंप्यूटर थोड़ी है जो प्रोग्रामिंग सीख लें, कंप्यूटर ही है। इस कंप्यूटर को बिल्कुल आपके माइंड और बॉडी के पैटर्न के हिसाब से बनाया गया है। इसी कॉम्बिनेशन का नतीजा है कि कंप्यूटर आया है एग्जिस्टेंस में। उसका हार्डवेयर, उसकी बॉडी है, हमारी बॉडी के बराबर है, और उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो सीपीयू है, वो हमारे ब्रेन की तरह काम करता है। उसके पास भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिसे आप रैम बोलते हैं, और हमारे पास भी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे आप अपना कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। उसके पास भी एक परमानेंट मेमोरी वाली हार्ड डिस्क है, और हमारे पास भी हमारे न्यूरॉन्स हैं जिनमें हमारी परमानेंट मेमोरी रहती है। उसमें भी कुछ इनपुट डाला तो आउटपुट आता है, और इस माइंड में भी कुछ इनपुट डालोगे तो एक नया बिहेवियर, नई हैबिट निकल कर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आपके माइंड की तरह से डिजाइन किया गया है हर एक कंप्यूटर को। किसी भी सुपर कंप्यूटर से कई लाख गुना ज्यादा पावरफुल माइंड अभी भी आपके पास है, बट इसे इस्तेमाल करना नहीं सिखाया गया। नाउ, जितने भी आपकी हैबिट्स हैं, आपके रिलेशनशिप आज जैसे भी हैं,
आपकी कोई एडिक्शंस हैं, कोई भी बिहेवियर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस का नतीजा है। क्या इन्हें बदला जा सकता है? बिल्कुल 100% बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। यू कैन क्रिएट ए चॉइस इन योर लाइफ एनी टाइम। इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपको सांस लेने के लिए कॉन्शियसली सोचना पड़ता है कि अब बहुत देर हो गई है, मुझे सांस लेनी चाहिए? नहीं, आपके माइंड को ये प्रोग्रामिंग ऑलरेडी दे रखी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके कॉन्शियस माइंड पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी जाती तो कॉन्शियस माइंड तो बहुत कुछ भूल जाता है। किसी दिन सांस लेना भूल जाता तो, किसी दिन दिल को धड़काना भूल जाता तो, किसी दिन किडनी काम करना भूल जाती तो, किसी दिन डाइजेस्टिव सिस्टम छुट्टी पे चला जाता तो, किसी दिन आंखें खुलना भूल जाती तो सोच कर देखिए क्या होता। किसी दिन भूख ही नहीं लगती तो कितना डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता। इसलिए ये प्रोग्रामिंग माइंड में डाल दी गई कि अब सब ऑटो पायलट पे चलता रहेगा, आपकी वेलनेस के लिए काम करता रहेगा और अगले 125 साल तक इस बॉडी को चलाता रहेगा ये माइंड, बिल्कुल सही तरीके से। लेकिन आप बोलते हैं 125 साल, आजकल तो 60-70 साल हो जाए वही बड़ी बात है। अब क्या बात करते हैं 125 साल? जानते हैं क्यों? क्योंकि बाहर से जो नया लर्न किए जा रहे हैं उसका इंपैक्ट इस पुराने सॉफ्टवेयर पर पड़ रहा है, जो बिल्कुल सही काम करता था उस सॉफ्टवेयर को बर्बाद कर रहा है अंदर से। उसकी प्रोग्रामिंग में वायरस फैला रहा है, ऐसे समझेंगे इसे। क्या है ये जो नया लर्न करते जा रहे हैं? नई इनसिक्योरिटीज आती जा रही है, कोई फोबिया क्रिएट हो जाता है, कोई फियर आ जाता है, कोई ब्रेकअप का पेन है, कोई पास्ट का हर्ट है, किसी के छोड़ के जाने का या किसी के ट्रॉमा देने का दर्द अभी भी बाकी है, कितनी सारी चीजें हैं। विक्टिमाइज किया गया है इतने सालों तक, उसका जो पेन है उसने क्या किया है? इस सिस्टम में एक वायरस पैदा कर दिया। इसलिए कहीं घबराहट में सांस तेज हो जाती है, कभी धड़कन तेज हो जाती है, रीजन पता नहीं चलते हैं, अननेसेसरी पेन होते हैं, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, रिपोर्ट को बार बार चेक करा रहे हैं कि कुछ तो पता चले, कुछ तो पता चले, और एक दिन लगातार टेस्ट कराने के बाद कुछ ना कुछ निकल ही आता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका माइंड चाहता था कि कोई रीजन मिले, क्योंकि जब तक रीजन नहीं मिलता तब तक भी बेचैन रहते हैं हम। सोच कर देखिए कि यहां पर आपको पेन हो रहा हो, बहुत जबरदस्त पेन होता जा रहा है, होता जा रहा है, आप टेस्ट करा चुके हैं, सब कुछ करा चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है यू आर कंप्लीटली नॉर्मल। अब बताइए, आप खुश होंगे या बेचैनी होगी? आप दोबारा डॉक्टर के पास गए, फिर से चेक करा, फिर से रिपोर्ट नॉर्मल, तीसरी बार गए, फिर से रिपोर्ट नॉर्मल, लेकिन पेन नहीं जा रहा है। अब बताएं, आप अपनी रिपोर्ट के रिजल्ट से खुश हैं या बेचैन हैं? आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, 1 और 2? क्या आप खुश हो पाएंगे? उस पॉजिटिव रिजल्ट से भी आप खुश नहीं है सी, और अब आप डेलिबरेटली चाहते हैं कुछ निकल आए, अगली बार फिर से किसी और के पास जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं कि पता चले कि इसमें कुछ तो हो, और जिस दिन वो इशू पता चल जाता है तब आप शांत होते, ओके फाइनली आई गॉट इट। ये इशू नहीं था यहां पर, बॉडी में अभी तक नहीं था ये, लेकिन सोच सोच कर आपने इतना फोकस किया कि बॉडी ने इसको क्रिएट किया। क्या बॉडी ऐसे भी क्रिएट कर सकती है? यस, आपकी हर डिजीज, आपकी बॉडी का हर डिस्कंफर्ट इसी तरह आपके माइंड ने बना कर दिया है, इसका परमिशन आपके माइंड ने दिया है, बस बॉडी ने उसे क्रिएट कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ ये 80 बिलियन न्यूरॉन नहीं, ये 60 ट्रिलियन सेल्स जिनसे मिलकर ये फिजिकल बॉडी बनी है, ये भी आपके पास हैं। और ये 60 ट्रिलियन सेल्स बिल्कुल वही करते हैं जो ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स इसको कमांड देते हैं। न्यूरॉन्स इसको कमांड क्या दे रहे थे? माइंड क्या कह रहा था? कुछ मिलना चाहिए, यहां पर कुछ है, यहां पर कुछ है, तो बॉडी कहती है ओके कुछ है, तो वो कुछ क्रिएट कर दिया। अब वो कुछ कितना छोटा है, कितना बड़ा है, डोंट नो। हम क्या करते हैं? हम जाकर गूगल पर सर्च करते हैं, सिम्टम ढूंढते हैं, और क्या हो सकता है, और क्या सोचता है, बनाते जाते, ओहो पेन तो वैसा ही है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी सिम्टम है, मुझे तो ये भी सिम्टम है, ये भी हो सकता है।
आपका माइंड उसे लर्न करता जा रहा है और बॉडी कह रही है, क्रिएट कर रही है, ओके 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 डन, ओके डन, ओके डन, और एक दिन आपकी रिपोर्ट में वो आ जाता है। ऐसे ही किसी पैटर्न का नाम आप कैंसर भी ले सकते हैं, ऐसे ही किसी पैटर्न का नाम आप डायबिटीज ले सकते हैं, हाई बीपी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा पैटर्न क्रिएट हो सकता है। यस, दिस इज योर माइंड एंड योर बॉडी। डोंट यू थिंक, एक बार के लिए इस नेगेटिव चीज को हटा दें तो आपको नहीं लगता कि कितना जबरदस्त सिस्टम है हमारे पास? कितने लोगों को लगा कि अगर ये पॉसिबल है तो बहुत अच्छा है एक तरह से, कि मतलब जो माइंड कहेगा बॉडी वो करने को तैयार हो जाती है। जब बीमार कर सकती है तो मुझे ठीक भी तो कर सकती है। लेकिन कुछ लोग घबरा भी जाएंगे, ओ माय गॉड अब क्या करूं, अब क्या करूं। नहीं, ये गुड न्यूज है, मुझे माइंड पे काम करना है, बॉडी तो हील करना जानती है। आपकी बॉडी प्रोग्राम नहीं है मरने के लिए, बॉडी सेल्स को पता ही नहीं है कि मरना कैसे है। द फर्स्ट थिंग, उसके पास पिक्चर ही नहीं है कि कैसे मरना है, उसको सिर्फ जीने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और जानते हैं, इतना अच्छे से सिस्टम क्रिएट किया गया है, जीने के लिए बनाया है, तो वो जो लाइव रहने की इंस्टिंक्ट है वो लगातार आपकी बॉडी में नई सेल्स को जनरेट करती है। और जानते हैं किस हद तक जनरेट करती है? हर 3 महीने में आपका लिवर नया बन के रेडी हो चुका होता है। डू यू नो दैट? हर 3 महीने में आपका लिवर फ्रेश न्यू बन चुका होता है, अपनी एक एक सेल को रिप्लेस कर चुका होता है। आपकी गट की लाइनिंग इतनी थिन होती है कि आप उसे नाप भी नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी हर 3 दिन में वो नई बन जाती है। इतना फास्ट प्रोसेस है नई सेल्स के बनने का, सोच कर देखिए। और 6 महीने के बाद आपकी बॉडी का हर एक पार्ट नया बन चुका होता है। इस लेवल पर आपकी बॉडी काम करती है। 6 महीने में आप अपनी बॉडी को जैसा बनाना चाहें, शेप, साइज, वेट, एनीथिंग, आप उस वैसा बना सकते हैं उसको। आपको नहीं लगता कि 5-6 महीने के बाद हमारी जो फेस है उसमें एक डिफरेंस आ जाता है? कुछ लोग एकदम से देखते हैं, अरे आपको क्या हुआ, या तो वो कहेंगे यू आर ग्लोइंग, यू आर रियली लुकिंग गुड, आप तो बिल्कुल बदल गए। और कुछ को कहते हैं आप तो बिल्कुल नहीं बदले। अब बदले नहीं बदले डिपेंड करता है कि अच्छा है या खराब, कि उन्होंने आपको देखा कब था। अगर आप पहले भी वैसे ही थे कि आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत थी और अब भी आप वैसे ही हैं, और कोई आपको कहता आप तो बिल्कुल नहीं बदले, इसका मतलब आपने ग्रो ही नहीं किया लाइफ में, आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया। लेकिन किसी ने आपको यंग एज में देखा और 10 साल बाद भी वो आपको कह रहा तो बिल्कुल नहीं बदले, देन दिस इज अ गुड न्यूज, मतलब आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। कि आपने अपने आप को कैसे ग्रो किया लाइफ में, ये आपकी अपीयरेंस बताती है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर फेस। आपके फेस की 70 मसल्स डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके माइंड से। जरा सा इमोशन इधर उधर हो जाए तो एकदम से क्या करता है, फेस एकदम से रिफ्लेक्ट कर देता है, और हम जान जाते हैं कि कुछ तो इसके माइंड में चल रहा है, कुछ तो बात है। ये और बात है कोई शेयर करे ना करे, बट हमें पता चल जाता है। तो क्या ये अंदर से बाहर हो सकता है तो बाहर से अंदर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यही करने तो बैठे हैं हम यहाँ पर। इस सिस्टम को सही तरीके से चलाना सीखना और समझना सीखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए अगली 16 क्लासेस के लिए, ताकि हर एक क्लास में कुछ ना कुछ ऊपर सीखते रहें, अप्लाई करते रहें और अपने आप को जानते रहें, ताकि पता चले कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये बाय डिफॉल्ट होने दूं या अपनी चॉइस की लाइफ क्रिएट कर लूं। सो थिंक अबाउट इट। अपनी चॉइस से लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं या बाय डिफॉल्ट जो हो रहा है उसे चलने देना चाहते हैं? डेवलपमेंट स्टेजेस आपका माइंड डिसाइड करता है। क्रिएटिविटी जितनी भी है आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। कॉन्शियस माइंड क्रिएटिविटी तक जाने के प्लान बना सकता है, पिक्चर नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना पाएगा। अगर कॉन्शियस माइंड ने कुछ देखा नहीं है तो उसकी पिक्चर नहीं बनाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा गांव, अब तक आपने गांव की पिक्चर बना दी, आपको पता ही नहीं कैसा गांव, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में आपके अंदर के माइंड ने बना दी, लेकिन क्या कॉन्शियस माइंड बना पाया?
अब कॉन्शियस माइंड तो पूछेगा कैसा, बताओ तो सही, कैसा गाऊं, लेकिन ऐसा गांव माइंड अंदर सोच चुका है, कोई ना कोई पिक्चर, कोई विजुअल भी क्रिएट कर चुका है, यस और नो। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक ऐसा गांव जहां पर कुछ, अब सोचिए, बढ़ गई पिक्चर, कुछ पिक्चर बढ़ी आगे। एक ऐसा गांव जहां पर कुछ बच्चे, नाउ यू आर वेटिंग, बच्चे बना लिए, अब जल्दी बताओ बच्चे बन गए माइंड में। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से माइंड चल रहा है। यानी कि आपका माइंड पिक्चर क्रिएट करना जानता है, राइट? लेकिन क्या ये कॉन्शियस माइंड बना रहा है? कॉन्शियस माइंड ढूंढेगा कौन से बच्चे, कैसे बच्चे, मुझे तो पता ही नहीं, कैसा गांव बता तो दो, वो लॉजिक्स में फंसा रहेगा, लेकिन अंदर इसने क्रिएट भी कर लिया है, राइट? एक ऐसी पिक्चर बनाओ, बस अंदर वाला तो लग गया काम पे, बाहर वाला वेट कर रहा है कि मैं बनाऊं तो तब ना, तो बोलो तो सही। अंदर वाले ने पिक्चर बना ली है अपने अपने हिसाब से। ड्रॉ अ रियली ब्यूटीफुल पिक्चर, बस अंदर कोई ब्यूटीफुल से पिक्चर बननी शुरू भी हो गई, लेकिन बाहर वाला को अगर कहा जाए कि ड्रॉ करो तो पता ही नहीं कैसी ब्यूटीफुल पिक्चर, कोई डिस्क्रिप्शन तो दो, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है तुम्हारे लिए। तो कॉन्शियस माइंड हमें लिमिट में लेकर आता है या हमें लिमिटलेस लाइफ देता है? लिमिट में बांधने के लिए तो कॉन्शियसनेस है, और हम ज्यादा काम किससे लेते हैं? कॉन्शियस माइंड से। इसका लॉजिक बताओ, उसका लॉजिक बताओ, ये बताओ, वो बताओ। मैं पूछती हूं, जब सामने कुछ देखते हो और यहां पर धक धक होती है, लॉजिक बताओ जरा। अच्छा ठीक है, क्या आप अपने पास्ट की किसी ऐसी आर्ग्यूमेंट को याद करना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा पेन मिला था? करना चाहते हैं? नहीं ना? कौन बोल रहा है नहीं? कॉन्शियस। याद किसने कर लिया? याद आ गई ना? आ गई ना मेमोरी याद? कॉन्शियस लगा है लॉजिक्स में कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्या नहीं करना? अंदर वाला तो याद कर चुका है। तो लॉजिक लाइफ में ज्यादा काम आएंगे या सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा काम आएगा? सोच कर देखिए। कोई भी चीज बाहर की दुनिया में तब बनती है जब वो पहले यहां बन चुकी होती है। कोई भी इमारत यहां पर एग्जिस्ट करती है, पहले किसी के यहां पर बनी थी, उसके बाद बाहर एग्जिस्ट करती है वो। उसके बाद ये लॉजिकल माइंड ने लॉजिक लगाया और उसकी तस्वीर बनाई। पहले लॉजिक लगाकर पिक्चर रेडी नहीं की, पहले यहां पर इलॉजिकल माइंड ने क्रिएशन कर दी। मुझे नहीं पता, राजा ने कहा ऐसा महल चाहिए तो चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए तो चाहिए, अब लॉजिकल माइंड ढूंढो इसके लिए रास्ता। तो बेसिकली क्रिएशन काम किसका है? आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है क्रिएटिव। और लाइफ में जितनी क्रिएटिविटी होगी, ड्रीम 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 लाइफ जीने के लिए उतना ज्यादा आपका कॉन्शियस माइंड काम पे लगेगा, इधर उधर के कामों में नहीं भटकेगा। जानते हैं माइंड के पास एडिक्शन क्यों आती है? क्यों आप एडिक्शन में पड़ जाते हैं? क्यों अननेसेसरी उन कामों को कर रहे हैं जिनसे पता है कि समय वेस्ट हो रहा है पर फिर भी कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपने क्रिएटिव माइंड को अभी तक छूट नहीं दी कि वो खुलकर अपने सपने देख सके। ये ड्रीम लाइफ क्यों? डिजायर्ड लाइफ भी तो हो सकती थी। ड्रीम क्यों बोलते हैं इसको? ड्रीम ऐसा होता है जिसमें लॉजिक्स नहीं होते। ड्रीम लाइफ में जब भी आप कुछ सोचना चाहें, यू कैन थिंक एनीथिंग। और इसलिए कहा गया अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो। डिजायर्स के बारे में कहा गया, डिजायर्स के बारे में नहीं, आपको ड्रीम्स के बारे में सोचना है और उस ड्रीम में अपनी सारी डिजायर्स को फिट कर देना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपका माइंड कैसे सोचे आपकी ड्रीम लाइफ के बारे में। आपकी जितनी भी इंट्यूशंस होती हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन आई टॉक अबाउट। क्या है स्पिरिचुअल कनेक्शन? सिर्फ इतना ही समझना काफी है कि इस यूनिवर्स की जितनी एनर्जी फ्लो करती है उन सब का एक पार्ट हम है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और वहां से जितनी भी एनर्जी कैच करते हैं उसके अंदर जो भी क्वालिटी है
वो हमारी इंट्यूशंस और हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, चाहे वो हमारा खुद का खुद से है या हमारा एक दूसरे के साथ है। अगर कुछ देर दो लोग एक साथ बैठ जाएं तो सिर्फ जो वो बात करेंगे वर्ड्स में, उसके अलावा भी वो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ समझ जाते हैं। फीलिंग क्रिएट हो जाती है जो शब्द नहीं कहे गए, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हम जान जाते हैं। हम कहते हैं ऐसी फीलिंग आ रही है, आई फील लाइक दिस। कहां से आती है? बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी। ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और इसी सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से चलाने के लिए काम करती है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। यानी आप बाहर की दुनिया से कैसे अपने माइंड में चीजों को लेते हैं, कैसे समझते हैं जो भी आपके आसपास हो रहा है। या तो आप कहेंगे चीज बहुत अच्छी है, या आप कहेंगे बहुत खराब है। लेकिन देखा जाए तो सिचुएशन ना अच्छी है ना खराब है, सिचुएशन सिर्फ सिचुएशन है। कैसे, ये भी अभी जान लेंगे। अपने माइंड को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं ये जानेंगे। लिंग्विस्टिक का क्या मतलब है? लिंग्विस्टिक का मतलब है आपने जो भी देखा, सुना, समझा, जो भी आपने मतलब निकाला, उसका एक इंपैक्ट है जो आपकी बॉडी के अंदर और आपके बिहेवियर में दिखाई देता है। ये है आपके लिंग्विस्टिक। इंटरनली जब आपकी धड़कन तेज हो जाती है, जब आपकी सांस एकदम से तेज होनी शुरू हो जाती है, घबराहट होने लगती है, तो ये आपके इंटरनल लिंग्विस्टिक्स काम कर रहे हैं। और जब आप एकदम से गुस्से में रिएक्शंस दे देते हैं या फिर किसी के मुस्कुराकर वेलकम कर देते हैं, तो ये आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिंग्विस्टिक्स हैं, और इनका असर पड़ता है सीधा हमारी लाइफ पर, हमारे बिहेवियर रिस्पॉन्स। जब ऐसा करते करते कि बाहर से इंफॉर्मेशन आई और हमारी लिंग्विस्टिक्स ने काम किया, या तो इंटरनली या एक्सटर्नली, तो क्या होगा? ये एक बिहेवियर, हैबिट या फिर पैटर्न बन जाता है। ये ऑटो पायलट पर चलना शुरू होता है, यानी कि अपने आप चल रहा है, अब आपका कंट्रोल इस पर नहीं रहता। इसलिए जो हैबिट जितनी पुरानी होती जाती है, जिसे हम जितना यूज करते हैं, उतना ज्यादा वो गहरी होती चली जाती है और हमें लगता है इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स के बीच इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट एक तरफ से दूसरी तरफ चलती है कि हमें लगता है ये तो रुक ही नहीं रही, ये तो लगातार कंटिन्यूअस एक ही पैटर्न है, बस ये खिंचा हुआ चल रहा है। लेकिन असल में इसके बीच में गैप्स होते हैं, लेकिन प्रोसेस इतना फास्ट है कि हम उस टाइम के गैप को नहीं समझ पाते और हमें लगता है ये अपने आप हो रहा है। अगर उस टाइम के गैप को हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो इन आदतों में थोड़ा सा फर्क आएगा। जितनी गहरी है वो उतनी गहरी नहीं रहेंगी। थोड़ा और गैप को बढ़ा दें, थोड़ा और ब्रेक करें, और ब्रेक करके उसको बिल्कुल अलग अलग टुकड़ों में बांट दें आपके न्यूरल पाथवे को, आपके इस पैटर्न को, तो आपकी हैबिट रहेगी ही नहीं। तो इस सीक्वेंस को तोड़ना और ये टाइम गैप क्रिएट करना, ये आप अपने माइंड से करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसमें आपको हेल्प करता है, और इसी के लिए हेल्प करती है आपको एनएलपी। एनएलपी को 1970s में जॉन ग्राइंडर और रिचर्ड बैंडलर ने 3 लोगों को स्टडी करके बनाया, जो कि 3 लोगों के माइंड के ऐसे ही पैटर्न्स को चेंज किया करते थे, उनकी बीमारियों को हील करा दिया करते थे, उनके ट्रॉमा को हटा दिया करते थे, उनके पास्ट के पेन को भुला दिया करते थे, जिससे वो लोग अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से जी पाते थे और उसके बाद अपने गोल्स के लिए वो काम कर पाते थे और उन्हें अचीव करते थे, अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ बढ़ते थे। ये 3 लोग, फिल्ड्स पर्ल्स, वर्जीनिया सेटर और मिल्टन एरिक्सन, ये कुछ ऐसे ही पैटर्न्स को इस्तेमाल करते थे। इनको स्टडी किया रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने, और एक ऐसी स्टडी तैयार की जिससे ना सिर्फ ब्रेन की वर्किंग को समझा जा सके, बल्कि उसे अपने फेवर में कैसे किया जा सके, किस तरह से उसको राइटली चलाया जा सके, इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी उन्होंने बनाई। और यही है एनएलपी। आपके अंदर जो भी चलता है उसका इंपैक्ट आपके आउटर वर्ल्ड में होता है। ये आप जान चुके हैं कि अगर किसी की बात आपको बुरी लग रही है, हर्ट कर रही है, तो आपका एक बिहेवियर ऐसा जाएगा जिसका असर आपकी बाहर की दुनिया पर, यानी कि आपकी लाइफ पर पड़ेगा। चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपकी सक्सेस हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, हर जगह इसका इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए अपने इंटरनल वर्ल्ड के कम्युनिकेशन पर वर्क करके हम अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज करते हैं। यानी कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट जो भी हो, अगर मैं अपने अंदर चेंज कर लूं तो मेरे एनवायरनमेंट में चेंज आना शुरू हो जाता है।
क्यों? क्योंकि आप जो भी रिस्पॉन्ड करते हैं वही आपकी लाइफ को क्रिएट करता है। हाउ? इसको भी जानते हैं। आप अपनी इन 5 सेंसेस से किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में लेकर जाते हैं, देखकर, सुनकर, फील करके, टच से, आपकी स्किन से, या फिर स्मेल के साथ, या फिर टेस्ट के साथ। ये 5 सेंसेस से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। देखकर आप अपनी मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं, वहां पर ये हुआ था, ये हुआ था, आप लोगों को पहचान जाते हैं ये पर्सन है। आवाज से आप लोगों को पहचान लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी आंखें काम ना कर रही हों, आपके कान काम ना कर रहे हों, लेकिन आपकी स्किन हमेशा काम करती है। जरा सा टेम्परेचर में चेंज होता है, आपकी स्किन आपको बता देती है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, यानी कि आपको पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन पता चल रही है। इसी तरह से स्मेल आपको बता देती है। आपकी आंखें, कान, स्किन ना भी काम करे तो आपकी नोज आपको बता देती है कि कुछ ना कुछ आसपास खराब स्मेल है, आपको यहां से निकलना चाहिए, या फिर आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इसी तरह गस्टेटरी, टेस्ट बर्ड्स आपको बता देते हैं कि किसी चीज का टेस्ट कैसा है, या पिछला टेस्ट आपने दोबारा याद किया तो वो मेमोरी आपके पास टेस्ट में रहती है, आप फौरन पहचान लेते हैं कि ये तो वही टेस्ट है जो मैंने उस समय किया था। ये उस शॉप की मिठाई तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल टेस्ट में अलग है। हम पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स के पास भी मेमोरी होती है। इसी तरह हमारी ये सारी की सारी सेंसेस हमारी मेमोरी को क्रिएट करती हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी मेमोरी को क्रिएट नहीं करती, ये हमारे परसेप्शन को बनाती हैं। क्या है ये परसेप्शन? क्या हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं और जो भी फील करते हैं बाहर से, एज इट इज हमारे माइंड में स्टोर होता है? जी नहीं। यहां पर आपने बहुत सारी चीजें देखी, इतनी सारी आपने स्लाइड देखी, क्या आपको सारी याद है? नहीं। आप इतनी सारी चीजें सुन चुके हैं, क्या आपको सारी याद है? जी नहीं। जबकि सिर्फ देखने की क्षमता की बात की जाए तो हमारा माइंड एक बार में सिर्फ देखकर 25 लाख इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है। तो फिर ये चंद स्लाइड, चंद वर्ड मुझे याद क्यों नहीं है? वाई? क्योंकि आपके माइंड के पास एक पैटर्न है, दैट इज द पैटर्न ऑफ डिलीशन। आपका माइंड जब भी बाहर से किसी इंफॉर्मेशन को लेता है तो पहले उसमें से कुछ डिलीट करता है, और ये रैंडम डिलीट करता है। व्हाई इट इज डिलीटिंग? क्योंकि सोचिए कि सब कुछ इसके अंदर एज इट इज भर जाएगा, तो इतनी बड़ी मेमोरी है 82 GB मल्टीप्लाइड बाय 80 बिलियन, तो सोचिए आपके माइंड के अंदर क्या क्या होगा। और एक ऐसा लैपटॉप के बारे में सोचिए जिसके पास ह्यूज मेमोरी है और उसके अंदर इतना सारा डेटा पड़ा है, और उस डेटा में से 80% डेटा ऐसा है जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। रास्ते में आपने रिक्शा वाले को चलाते हुए देखा, रिक्शा चलाते हुए देखा, उसमें कितने लोग बैठे थे उससे आपको क्या लेना देना? इजंट इट? इतनी सारी गाड़ियों के नंबर हैं, सबको याद करके आपको क्या करना है? इतने सारे लोग आपको जिंदगी में मिलते हैं, सबके नाम याद करके आप क्या करेंगे? यानी मेरे लिए हर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है। मेरे पास इंफॉर्मेशन वही रही जो मेरे लिए रेलिवेंट है, राइट है, मेरे पास वही होनी चाहिए, तो मेरी लाइफ की क्वालिटी बेटर होगी। इसलिए आपके माइंड के पास डिलीशन का पैटर्न है, और पुरानी यादें जो तकलीफ देती हैं उन्हें भूल जाना जरूरी है। झगड़े होते रहते हैं, अगर एक फैमिली में 2 लोग हैं, झगड़ते हैं, तो क्या जरूरी नहीं है वो अपने झगड़ों को भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं? तो डिलीशन का पैटर्न तो बहुत अच्छा किया हमें दिया गया, और हम भूल भी जाते हैं समय के साथ ऐसी नेगेटिव बातों को। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें डेलिबरेटली हम भूलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी याद रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अनलर्न करना सीखा नहीं, हमने वो तरीका नहीं सीखा जिस तरीके से हम डिलीट कर पाते। आज इस डिलीशन का एक तरीका हम सीखेंगे। दिस विल बी द एक्सरसाइज। और लास्ट में एक माइंड को, अवेयरनेस को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज होगी जो आपको हेल्प करेगी आपकी आगे की 20 मास्टर क्लास कंप्लीट होने तक, कि आप अपने माइंड के लेवल को ग्रो कर सकें, अपने इस क्रिएटिव माइंड को एक्सपेंड कर सकें, अपने न्यूरॉन्स को काम पर लगा सकें। याद रखिए, जो लोग अपनी बॉडी सेल्स से काम कराते हैं, तो आप एग्जाम्पल देख लीजिए एक मजदूर का, वो पूरी जिंदगी अपनी बॉडी सेल्स से काम कराता है, उसकी 60 ट्रिलियन सेल्स काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, उसकी ग्रोथ देख लीजिएगा। और जो लोग अपने न्यूरॉन से काम कराते हैं, अपने माइंड से काम लेते हैं, अपने माइंड की मेहनत करते हैं,
उन लोगों की ग्रोथ देखिएगा लाइफ में। सिर्फ मैं पैसे की बात नहीं करती, पैसे, स्किल, सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप किन लोगों के ज्यादा बेहतर होते हैं? उन लोगों के जिन्होंने अपने न्यूरॉन्स को काम पर लगाया है। सो इट्स अप टू यू। अगर आप लोग अपने न्यूरॉन्स को काम पर लगाना चाहते हैं तो ये मेडिटेशंस नॉन नेगोशिएबल हैं जो आपको इस वर्कशॉप के एंड में कराए जाते हैं। दिस इज फॉर यू। और उससे पहले आपको एक टेक्निक कराई जाती है हर एक सेशन में, जिससे आप अपने अलग अलग पैटर्न्स को कभी लर्न करना तो कभी अनलर्न करना सीखते हैं। ऐसी एक टेक्निक हम करेंगे डिलीशन की। एंड देन आफ्टर जो लोग इस जर्नी में हमारे साथ आगे बढ़ेंगे उनके लिए यहां पर हमारे पास एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा, उसके बारे में आपको 20 मिनट के लिए बताया जाएगा। आफ्टर दैट वी विल बी कनेक्टेड अगेन। एंड नाउ डिलीशन का पैटर्न आपने देखा। अब एक पैटर्न है आपके पास डिस्टॉर्शन का। डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है? डिस्टॉर्शन का मतलब यही है, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, उसने स्माइल नहीं किया इसका मतलब उसने मुझे इग्नोर किया। उसने स्माइल नहीं किया था क्योंकि वो शायद परेशान था, उसने आपको देखा भी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको इग्नोर किया। उसने मुझे देखकर भी अनदेखा किया, देखकर आंखें फेर ली, तो इसका मतलब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। हाउ यू कैन से दैट? क्या आपको पता है उसके साथ इस वक्त क्या चल रहा है? हो सकता है उसकी नजर भी पड़ी हो और उस वक्त वो ऐसे मेंटल स्टेट में था, ऐसे इमोशन में था कि वो देखने के बावजूद आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, उसके इंटरनल वर्ल्ड में कुछ और चल रहा था। क्या आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी गहरी सोच में होते हैं और सामने से कोई इंसान गुजर जाता है और आपको पता भी नहीं होता? तो ये जितने भी हम मतलब निकालते हैं ना, दिस इज अबाउट डिस्टॉर्शन, कि हम कोई सिचुएशन को देखते हैं, कोई सीन देखते हैं और उसके हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं। किसी लड़की ने एक लड़के को जोरदार चांटा लगाया रोड के ऊपर, अब बताइए इसका मतलब इसने जरूर बदतमीजी की होगी। क्या पता वो लड़की बहुत एरोगेंट हो, वो पर्सन उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हो, वो लड़का बहुत पोलाइट हो और उसने अपनी एरोगेंस में उसको लगा दिया हो चांटा, लेकिन हम क्या कहेंगे? बदतमीजी की होगी जरूर। ये डिस्टॉर्शन क्या है? ये डिस्टॉर्शन ही है कि हम अपने हिसाब से चीजों के मीनिंग निकालते हैं। कोई इंसान एक भिखारी के कटोरे में पैसे डाल रहा है और सेल्फी ले रहा है, कोई कहेगा दान करना है तो सेल्फी लेने की क्या जरूरत है, लेकिन दूसरा कहेगा अच्छी बात तो है, शायद इंस्पायर कर रहा हो लोगों को, कि शायद इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो हो सकता है। सबको उसमें कुछ अलग अलग दिखेगा, सबका व्यू अलग होगा, यही है डिस्टॉर्शन। हम चीजों के मतलब निकाल लेते हैं, तो जरूरत क्या थी इतने मतलब निकालने किसको थे? क्यों दिया ये डिस्टॉर्शन का पैटर्न जब इतनी गड़बड़ करता है? रिलेशनशिप को कैसे बर्बाद करता है हम जानते हैं इसको, यस, बट ये पॉजिटिवली भी तो काम करता है। किसी दिन किचन से स्मेल आ रही होगी तो पता चलेगा कि अंदर लीकेज हो रही है, मतलब निकाला ना आपने, दिस स्मेल मीन्स कि अंदर कुछ लीकेज हुआ है। इसका ये डिस्टॉर्ट किसने किया? आप ही ने तो किया, अपनी सेंस को राइटली यूज किया। खाने का टेस्ट डिफरेंट हो गया है, गर्मी का समय है, शाम तक खाना बना हुआ रखा था, खाने का टेस्ट बिल्कुल अलग, स्मेल इतनी अजीब। क्या डिस्टॉर्शन नहीं करते आप कि खाना अब खाने लायक नहीं है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, उठाकर फेंक दो? करता है माइंड डिस्टॉर्शन? यस, इसलिए डिस्टॉर्शन का पैटर्न दिया गया ताकि आप इसे अपने फेवर में यूज करें। लेकिन अगर आप फेवर में यूज करना नहीं जानते हैं तो माइंड तो उसको अगेंस्ट यूज करेगा ही करेगा। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग देन डीके तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि माइंड को तो बढ़ना है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा क्या एक और पैटर्न है हमारे पास जनरलाइजेशन का, जो बहुत अच्छे से हमें दे दिया जाता है। शुरू से ही हम जनरलाइजेशन के इतने शिकार हैं कि हम सोचते भी नहीं है कि हम क्यों मान रहे हैं, और ये जनरलाइजेशन लाइफ में सबसे ज्यादा तबाही मचाने के लिए काफी है। कैसे? आपके एक बहुत अच्छे मित्र आपके पास आए और उन्होंने आपसे कहा आजकल तो बस मत पूछो, लाइफ एकदम खराब हो गई है, पता है मार्केट की स्थिति इतनी खराब हो गई है लॉकडाउन के बाद
कि अब तो आप अगले 2 साल तक ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। बस आप जिस इंडस्ट्री में थे या हैं, हो सकता है उसमें तो नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही थी। क्या सबका बिजनेस डाउन हुआ? लेट मी नो। क्या सर्जिकल जितने भी इक्विपमेंट है उनका बिजनेस नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। मास्क वगैरह धड़ल्ले से बिके हैं, सैनिटाइजर वालों के मजे हो गए हैं, लोगों ने नए बिजनेस अपना लिए हैं, अपॉर्चुनिटी मिल गई है उनको। जानते हैं वो कौन लोग थे? जिन्होंने नेगेटिव सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी को निकाला, और जिन लोगों के एग्जिस्टिंग बिजनेस थे, जिन्होंने अपने थॉट को ब्लॉक कर लिया, उन्होंने पता है क्या कहा? मौके का फायदा उठाया, डिस्टॉर्शन। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, लोगों को हेल्प भी किया, चीजें प्रोवाइड की। व्हाट्स रॉन्ग? अगर कोई होता ही नहीं, सिर्फ बाहर से इंपोर्ट करते रहते। जानते हैं ये चीजें कितनी महंगी मिलती है हमें? थिंक अबाउट इट। अब इजीली अवेलेबल हो रही हैं, ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने नेगेटिव सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया एंड पीपल आर सेइंग फायदा उठाया। डिस्टॉर्शन भी काम किया और जनरलाइजेशन ने उन लोगों के लिए उसी तरह का काम किया जिन्होंने ये कहा कि मार्केट डाउन है, अब तो सब खत्म। उनके लिए सब खत्म हुआ है और हो जाएगा। और जो लोग ये सोचेंगे कि यहां पर भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, आई जस्ट नीड टू कीप माई माइंड इन क्रिएटिव मोड, उनके लिए अपॉर्चुनिटी निकलेंगी। बाय द वे, सक्सेस लीगेसी 2020 में लॉकडाउन से मात्र 15 दिन पहले शुरू हुई थी, और पिछले 1.5 साल में सक्सेस लीगेसी ने रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन दिस ट्रेनिंग इंडस्ट्री। इसको आप जान जाएंगे अगले 6 महीने के अंदर कि कितना ग्रो कर चुकी है। यस, यू नो व्हाई? अपॉर्चुनिटीज, इंटेंशंस। व्हाट वाज आवर इंटेंशन इन दिस पेंडेमिक? हमें पता था कि जब लोग घरों में रहेंगे तो एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा। वी स्टार्टेड आवर कॉन्ट्रीब्यूटरी सेशंस, और लोगों ने उनमें जुड़ना शुरू किया। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन स्किल्स को सीखना चाहते थे, तो उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई। जो लोग अब तक ऑफलाइन वर्कशॉप्स में जाकर नहीं सीख पाते थे, उनको हमने हेल्प किया कि अब घर बैठे अपने समय को यूटिलाइज करें, बजाय न्यूज चैनल देखने के नई स्किल को अपनाएं और अपनी लाइफ के इश्यूज को रिजॉल्व करके अपनी ग्रोथ के लिए अगले सालों को लगाएं। नहीं तो क्या होता? उन 1.5 साल में जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को सोचते हुए बिता दिए, उनका सोचिए। और उन लोगों को सोचिए, इसी 1.5 साल में उन्होंने अपने लाइफ के ड्रीम्स पर काम किया, गोल्स पर काम किया, और अब उनके पास क्लैरिटी है व्हाट आई एम गोइंग टू डू। दोनों तरह के लोग हैं यहां पर, ऑल बिकॉज ऑफ डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। सिर्फ इसी ने। तो क्या मुझे इन्हीं पर काम करना होगा? ये तो आपके रेगुलर पैटर्न्स का नतीजा है। सुनिए तो सही, इसके बाद होता क्या है? बाहर सीन कुछ होता है, आप स्क्रिप्ट कुछ और बना देते हैं। क्यों? स्क्रिप्ट तो आती है फिल्टर लगने के बाद, कुछ डिलीट हो चुका होता है, कुछ डिस्टॉर्ट हो चुका होता है, और बाकी का जनरलाइज हो चुका होता है। एज इट इज उड़ा के एक्सपीरियंस को रख दिया और एक स्क्रिप्ट बना दी। अब स्क्रिप्ट या तो बढ़िया बनेगी या खराब बनेगी। या तो बारिश हो गई, अगर ये मौसम खराब हो गया, खराब नहीं, इतना बढ़िया हो गया, इतनी गर्मी में बारिश हो गई, कितना मजेदार मौसम है। दूसरा कहेगा क्या बात कर रहे हो, मुश्किल से तो मानसून आया है, परेशान हो गए थे। आप कह रहे हो मौसम खराब हो गया। मौसम तो उल्टा अच्छा हो गया। मौसम सेम था, बारिश दोनों के लिए थी। एक के लिए मौसम खराब था, दूसरे के लिए मौसम अच्छा था। एक की स्क्रिप्ट पॉजिटिव बनी तो वो मजे करेगा, चाय पकौड़ी खाएगा और मस्त फैमिली के साथ एंजॉय करेगा, अपने टाइम को भी, अपने स्ट्रेस को रिलीव करेगा। वो पर्सन अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और अगले दिन के लिए फ्रेश स्टार्ट लेगा। और दूसरा क्या करेगा? मौसम खराब है, पूरा देखो शॉप मैंने ओपन की थी, इसके ऊपर पानी गिर गया, ये देखो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब दोनों का दिन अलग अलग तरीके से बन गया। अब अगला दिन दोनों का इसी तरीके से बनेगा, और अगली बार जब भी बारिश होगी, ये वाला इंसान इरिटेट होगा और वो वाला खुश होगा। आ गया मजा, चलो घर पे कॉल करते हैं, पकौड़ियां बनाई जाएं। या आजकल उल्टा भी हो गया है, उधर से कॉल आता है, आ जाओ वेट हो रहा है, पकौड़ियां बना देना जरा। लॉकडाउन में ये स्किल भी तो डेवलप हुई है ना, कि आजकल ये होता है कि नहीं बारिश आ गई, थोड़ा जल्दी घर आना और जरा चाट वाट मसाला लेके आना, पनीर वनीर के पकोड़े बनाने, जरा सामान लेके आना, आई एम वेटिंग, मुझे खाने हैं। राइट? सो दोनों की लाइफ में अलग अलग इंपैक्ट पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्रिप्ट।
अब जब भी ये स्क्रिप्ट बनती है तो ये क्रिएट करती है आपके इमोशन को, और आपका इमोशन कहलाता है आपकी स्टेट। डिलीशन डिस्टॉर्शन आप जान चुके हैं। ये डिलीशन डिस्टॉर्शन जनरलाइजेशन होता क्यों है, इसके बेसिस क्या है? बहुत सिंपल है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा डिलीशन डिस्टॉर्शन जनरलाइजेशन। आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उसको ज्यादा फोकस करेंगे, बाकियों को डिलीट कर देंगे, या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मतलब निकाल लेंगे, आपके लिए वो चीज अच्छी या खराब हो जाएगी। आप एक मेल हैं तो अलग तरीके से आपका डिस्टॉर्शन होगा, जनरलाइजेशन होगा, डिलीशन होगा। फीमेल है तो अलग तरीके से होगा। आप एक डॉक्टर हैं तो डिफरेंट तरीके से होगा, और आप अगर एक सर्विस क्लास फैमिली से हैं तो आपके अलग होंगे। तो इस तरह से आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस डिलीशन डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन को बनाती है। तो क्या मैं पूरी जिंदगी इनका विक्टिम रहूंगा? जी नहीं। इसीलिए तो एनएलपी आपकी लाइफ में दी जा रही है कि आप अपने माइंड को सही तरीके से चलाने का राइट तरीका सीखें। जब भी आपके पास ये स्क्रिप्ट बनती है तो इस स्क्रिप्ट को आप कहते हैं आपका परसेप्शन, थॉट प्रोसेस, आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, आपके इम्प्रिंट्स हैं माइंड के जो काम करते हैं आपके लिए, आपका इंटरनल मैप है कि आपने एक चीज को किस तरह से बनाया, और यही आपके आगे की लाइफ का रेफरेंस बनाएगा। आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी आपका परसेप्शन डिसाइड करता है। तो क्या मैं अपने परसेप्शन को सुधारूं? जी हाँ, बिल्कुल सुधारना होगा। और ये परसेप्शन करता क्या है आपकी लाइफ में? इस आपको देता है एक स्टेट। स्टेट है आपका इमोशन। जाहिर सी बात है, या तो आप अच्छे इमोशन में होंगे या आप खराब इमोशन में होंगे। अच्छे इमोशन में है तो आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते, अपने रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाते। छोटी छोटी बातें तो ऐसे ही डिलीट मार दिया करते हैं, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। जिस दिन मूड अच्छा हो, चलो एक ग्लास टूट गया, अरे छोड़ो, टूटेगा तो अभी तो नया आएगा, इट्स ओके। और जिस दिन इरिटेटेड है, तोड़ दो सब कुछ। एक अकेला कमाने वाला दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? कमाओगे तो पता चलेगा पूरा दिन ऑफिस में जाके हालत क्या होती है। इस तरह से हम बिहेव करते हैं अपनी लाइफ में, और इस तरह से हमारा ये इमोशन लाइफ को इंपैक्ट करता है। और जब भी ये स्टेट बनती है, इसे आप पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल कहिए। रिसोर्सफुल क्या है? जब आपने आज तक जो भी सीखा है उसे राइट तरीके से यूज करके अपनी लाइफ में राइट रिजल्ट क्रिएट करेंगे। कैसे? एक प्लेयर का एग्जांपल है। एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर उसकी रिसोर्सफुल स्टेट है तो वो, उसे हम कहते हैं वो अपनी पूरी फॉर्म में है इस वक्त, और फॉर्म में होने के कारण हर मैच में उसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि अगले 3 मैच में उसकी परफॉर्मेंस गायब है? क्यों? क्या वो क्रिकेट खेलना भूल गया? क्या वो फुटबॉल खेलना भूल गया? जी नहीं, यहां उसकी रिसोर्सफुलनेस चली गई है। एक बच्चा अच्छा भला पढ़ रहा होता है, एग्जाम आते ही उसको पता नहीं क्या हो जाता है। हमारे बच्चे अक्सर डंब की तरह बिहेव करने लगते हैं, और मदर्स की तो हालत बुरी हो जाती है कि ये एक रात पहले एग्जाम की इसको हो क्या गया है। जानते हैं क्या हुआ है? स्ट्रेस। एग्जाम ने इतना स्ट्रेस दिया है कि वो बच्चे की प्लेफुलनेस चली गई, और जो चीज वो मजे मजे में कर लेता था उसका बायोलॉजिकल बैलेंस ही चेंज हो गया, अंदर केमिकल्स ही चेंज हो गए अंदर। और जो केमिकल न्यूरल पाथवेज को यूज कर सकते थे, जिनमें उसने लर्न किया था, वो न्यूरल पाथवे डिस्टर्ब हो गए हैं। वो कनेक्शन ही बिल्डअप नहीं कर पा रहे आपके न्यूरॉन्स, जिनसे वो मेमोरी को रिकॉल कर पाते। यही होता है जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस में मिस्टेक करते हैं। होता है, हुआ है कभी कि स्ट्रेस के कारण कैलकुलेशन ही मिस हो गई है? क्यों? क्या आप एडिशन भूल गए? क्या आप सब्ट्रैक्शन भूल गए? जी नहीं। और दूसरे को कहते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार कैलकुलेट करो, आई डोंट नो व्हाई। रिसोर्सफुलनेस चली गई। जब भी ये इमोशन खराब होगा, आपकी बॉडी के अंदर का केमिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा, और आपके पास जितनी मर्जी स्किल हो आप यूज नहीं कर पाएंगे। और अनरिसोर्सफुलनेस जब तक आपके पास रहेगी, आप अपनी लाइफ के बेहतर रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भी ये स्टेट होती है आप एक्शन लेते हैं। आपके पास कोई भी इमोशन है, आप एक्शन जरूर लेंगे, या तो आप चुप रहेंगे या आप उसे सुनाकर आ जाएंगे। राइट? 2 तरह के एक्शन आप, या तो वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा। अगर ये वर्बल हुआ तो बाहर दिखेगा, बाहर इंपैक्ट डालेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू योर इमोशन एंड योर स्टेट। अगर ये नॉन वर्बल हुआ तो या तो आपकी सांस फूलेगी, आपका बीपी हाई होगा, और आपने अगर पॉजिटिव इमोशन में रहकर काम किया है तो आप
अंदर से काम रहेंगे, दोनों ही स्थिति में रिजल्ट आप ही को मिलने वाले हैं। आपकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि इंटरनल एक्शंस चल रहे हैं बॉडी के, और दोनों ही स्थिति में आप क्रिएट करते हैं अब एक रिजल्ट। या तो ये रिजल्ट अच्छे होंगे, जैसे आपने स्क्रिप्ट बनाई वैसा इमोशन क्रिएट किया और एक्शंस के बिहाफ पर आपने रिजल्ट की क्वालिटी बना दी, और आपकी यही रिजल्ट, इन्हीं एक्शंस के रिजल्ट आपकी डिजायर्ड या अनडिजायर्ड लाइफ को बनाते हैं। रिसोर्सफुलनेस में किए गए एक्शंस डिसीजन मेकिंग आपको हमेशा आपकी डिजायर्ड लाइफ की तरफ पहुंचाएगी। ये वो है जब आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जहां पर आपको रिसोर्सफुलनेस मिली हुई थी और आपका डिसीजन परफेक्ट गया और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई चेंज आया। और जितने भी ऐसे डिसीजन हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को डिके कराया है, कहीं ना कहीं रॉन्ग साबित हुए, वो सारे के सारे आपने अनरिसोर्सफुल स्टेट में लिए, उन्होंने आपकी अनडिजायर्ड लाइफ को क्रिएट किया है। ये अनडिजायर्ड लाइफ आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, या तो आप हेल्थ में होंगे, वेलनेस में होंगे, या फिर आप इलनेस में होंगे, या तो आप वेल्थ वाइज स्ट्रांग होते चले जाएंगे या इंस्टेबिलिटी रहेगी। कभी सर्वाइवल की नौबत आ जाएगी, कभी कुछ। वरना सोचिए 3, 4, 5 साल, 10 साल काम करने के बाद भी 3 साल का सर्वाइवल तो छोड़िए, 3 महीने के सर्वाइवल के लिए सोचना पड़ रहा है। तो इतने सालों से काम क्यों कर रहे थे? तो ग्रोथ कहाँ है? ये तो हैंड टू माउथ है, बस आया खाया और कल अब दोबारा कुआं खोदो और दोबारा से काम करो। क्या ये अप्रोच लाइफ टाइम चलती रहे तो कभी भी आप ग्रो कर पाएंगे लाइफ में? ग्रोथ का पता कैसे चलता है? ग्रोथ का पता तो ऐसे चलता है, जब मैंने 5 साल काम किया तो मैंने इतना अपने आप को बना लिया कि अगले 2 साल तक, आज भी मैं अगर कोई काम ना करूं तो अगले 2 साल तक मुझे कोई टेंशन नहीं है मेरे सर्वाइवल की, ये चलता रहेगा। कैसी लाइफ नहीं होनी चाहिए कि अगले 10 साल काम करने के बाद आप अपनी लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी क्रिएट कर दें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास चॉइस हो वो लाइफ जीने की? आप यही काम करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं? क्या पूरी लाइफ हम यही करते रहेंगे? सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए भेजा गया था हमें कि रोटी के लिए सुबह से शाम तक 9 से 5 काम करना और हैंड टू माउथ रहना हमेशा, कि बस खाना जुटाना और खाना खाना, बच्चों की जरूरतें पूरी कर देना, उनको बड़ा कर देना, बस यही आपका क्या काम है? क्या इसीलिए भेजा गया था? इस पावरफुल कॉम्बिनेशन को थिंक अबाउट इट। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो 2% लोग क्यों है इसी प्लेनेट पर? वो 2% में भी तो कोई बात होगी। वो क्या बात है? उन्होंने अपने न्यूरॉन्स को काम पर लगाया। यू ऑल्सो नीड टू लर्न अबाउट इट। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इश्यूज मेरे पास हैं, क्या मेरे किसी पैटर्न को डिलीट किया जा सकता है। चलिए आज एक छोटी सी कोशिश करके देखते हैं। हु इज रेडी कोशिश करके देखने के लिए? यस। तो इसके लिए आप सबसे पहला काम करेंगे कि आप अपनी फिजियोलॉजी पर फोकस करेंगे। योर फिजियोलॉजी इज योर बेस्ट फ्रेंड, यू कैन राइट डाउन। आपकी फिजियोलॉजी आपकी बेस्ट फ्रेंड है। जानते हैं कैसे? आप आंख बंद करके एक बार बैठ जाएंगे। इसके बाद बैठे अपने कंधों को सीधा करके। एक्सपीरियंस करने की चीज है। जो देखेंगे उनको कुछ पता नहीं चलेगा, जो करेंगे वो एक्सपीरियंस करेंगे और उन्हीं को पता चलेगा कि उन्होंने क्या नया सीखा है। राइट? आईज क्लोज। अपने कंधों को थोड़ा सा एक्सपेंड करें जिससे आपकी चेस्ट थोड़ा बाहर की तरफ खुल रही है और इसमें स्पेस क्रिएट हो रहा है और ज्यादा ब्रेथ के लिए। और एक बार अपनी ब्रेथ को महसूस करें, बस अपनी बॉडी के अंदर और बाहर, इसका आना और इसका जाना। दैट्स इट। कनेक्ट टू योर ब्रेथ। आपकी ब्रेथ आपकी बॉडी के अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए, इनसाइड एंड आउटसाइड। एंड दिस टाइम आप अपनी ब्रेथ की छोटी सी जर्नी को पूरी तरह से विटनेस करेंगे। विटनेस करने का क्या मतलब है? जहां आपकी ब्रेथ पहली बार आपकी बॉडी में जहां से एंटर करती है
इसके साथ साथ अपनी बॉडी के अंदर जाइए, आपके विंड पाइप से, आपके लंग्स में, आपके डायफ्राम में, जहां तक आप इसे महसूस कर पाते हैं वहां तक लेकर जाइए अपनी ब्रेथ को। इसके साथ साथ चलें। अगली सांस में आप पाएंगे कि सिर्फ अपने लंग्स में नहीं, अपने नेवल से ऊपर के पोर्शन में भी आप अपनी सांस को महसूस करते हैं। और इससे अगली सांस आपको एहसास दिलाएगी कि सिर्फ यही नहीं, मेरी स्पाइन के दोनों तरफ जो मेरा रिब केज पीछे की तरफ फैला है वहां तक मेरी ब्रेथ जा रही है। और अब अपने कंधों को थोड़ा और एक्सपेंड करें, जैसे आपके दोनों कंधों को थोड़ा पीछे की तरफ खींचा गया है। और अब धीरे धीरे अपने चेहरे पर स्माइल को बढ़ाना शुरू करेंगे। थोड़ा और बढ़ाएंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे। अपनी स्माइल को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ब्रॉड करेंगे। अपनी सांस को गहरा महसूस करते रहेंगे और स्माइल को और बढ़ा देंगे। स्माइल, come on, you have a beautiful smile. Yes, Rajshri, so beautiful. Yes, smile. Yes, Vaneet, smile. Shubha Kant ji, great. Nicely smiling, broad smile. Yes, like this. Yes, Bimlesh ji, great. Smile now. करते रहिए स्माइल। अरे गाल दुखने चाहिए, इतना स्माइल करना है आज आपको। यस, आई वॉन्ट दिस। एंड स्मिता, यू हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल। कंजूसी नहीं करनी है। यस, यू डिजर्व दिस। पूजा जी, स्माइल। यस, क्लोज योर आईज एंड जस्ट फील दिस स्माइल। यू आर फीलिंग योर स्माइल। महसूस कर सकते हैं कि आपकी स्माइल लगातार बढ़ रही है। यस हर्ष, कम ऑन, ग्रेट। स्माइल, फील दिस स्माइल in your body also. When you are smiling, what is happening inside your body? कीजिए स्माइल, आईज क्लोज कीजिए और इस फीलिंग को महसूस कीजिए जो स्माइल करने से क्रिएट हो रही है। आपके फेस से ये स्माइल सिर्फ आपके फेस पर नहीं, आपकी बॉडी में बिखर रही हो मानो। करते रहिए स्माइल। और अब इस स्माइल को बिना कम किए बनाए रखते हुए कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस सोचने की कोशिश करें। लास्ट वीक, लास्ट मंथ कोई आर्ग्यूमेंट किसी से हो गया था, परेशान कर रहा था, उसको सोचेंगे, लेकिन राजश्री जी आप स्माइल को बढ़ा कर रखेंगे। कम ऑन, स्माइल एंड ट्राई टू रिकॉल। कम ऑन स्मिता, स्माइल, स्माइल। ये स्माइल पूरी रखेंगे। अब याद कर लें जितना भी आपको आर्ग्यूमेंट्स को याद रखना है, जितनी भी नोकझोंक हुई है याद कीजिए, बट स्माइल कीजिए। स्माइल एंड स्माइल, स्माइल। कम ऑन हर्ष, यस, ग्रेट, कीप स्माइलिंग, दैट्स नाइस, कीप स्माइलिंग। यस, करते रहिए याद।
कीजिए याद, कीप स्माइलिंग, कीप रिकॉलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप रिकॉलिंग. नाउ एक गहरी सांस भरते हुए वापस आएंगे, लेकिन स्माइल बनाकर रखेंगे. अपनी स्माइल को बनाए रखें और आंखें खोलेंगे. ओके. अब आप एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे. जब तक आपने स्माइल किया, क्या आपके पास कोई नेगेटिव थॉट ज्यादा देर तक टिक पाया, उसने आपको परेशान किया? इजीली आप रिकॉल कर पाए उस नेगेटिव थॉट को, या मुश्किल हो रही थी? इट वॉज डिफिकल्ट. वाई? आप अपनी फिजियोलॉजी के पैटर्न को इतना स्ट्रांग कर दें कि आपकी पॉजिटिव फिजियोलॉजी आपके लिए काम करने लगे, तो आपको लगता है आपकी फिजियोलॉजी जितनी पॉजिटिव रहेगी, आपके नेगेटिव थॉट उतने कम हो जाएंगे. यस. आज से द फर्स्ट थिंग इज वर्क ऑन योर फिजियोलॉजी. जब भी याद है, और आपकी फिजियोलॉजी का तरीका क्या है? फर्स्ट थिंग, योर शोल्डर्स. हमेशा अपने शोल्डर्स को ब्रॉड रखें, as if I am deserving. I deserve a good life. That confidence in your shoulders. And always calmness on face. Smile ना कर सकें तो कम से कम calmness को रखें. इन muscles को रिलीज रखें हमेशा. And see how your emotion keep changing. लोग पूछना शुरू कर देंगे, करते क्या हो? What are you doing? Let me know. और उसके अलावा जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन पर आपको काम करना है. लेकिन शुरुआत यही है जहां से आपने आज स्टार्ट किया है. और यहां से कुछ ऐसे ही पैटर्न जो आपके पास्ट के पेन को मिटाने में हेल्प करेंगे. अभी तो जरा सी टेक्निक को यूज किया है, पास्ट को याद करना मुश्किल हो रहा है. कुछ और अगर टेक्निक्स कराई तो पास्ट को डिलीट करना सीखेंगे. प्रेजेंट के इश्यूज को हैंडल कैसे करना है, बाय द वे ये टेक्निक आपको काम आएगी प्रेजेंट में सिचुएशन को डील करने में. अपने इमोशन को खराब किए बिना आप डील कर पाएंगे, और आप देखिएगा आपकी डीलिंग कितनी बेटर हो रही है. आपकी फिजियोलॉजी आपका बेस्ट कंपेनियन है. नेगेटिव इंटरनल टॉक जब तक चलती हैं तो आपको खुश नहीं रहने देता है माइंड, और कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज, अनवांटेड विजुअल्स और सेंसेशन बॉडी में आती रहती हैं, जो नतीजा बनते हैं किसी फोबिया का, किसी ओसीडी का, और कुछ ऐसे ट्रिगर्स. कोई भी हमें गुस्सा दिला देता है, हमारा कंट्रोल ही नहीं है. क्यों? ट्रिगर्स हमारे बने हुए. इनर कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता व्हाट इज हैपनिंग. इन सब को आपको हील करना होगा. दिस इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग. एनएलपी में पहले 40 घंटे आपके इसी सेल्फ हीलिंग पर लगाए जाते हैं, ताकि जहां आपके गोल्स और ड्रीम्स हैं वहां पर इन चीजों की जगह ना हो. तभी आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे, और अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अपने VAK को स्ट्रॉन्ग करने की. अपने विजुअल पार्ट को, जो आपका क्रिएटिव पार्ट है, उसे अपनी बॉडी में उस फीलिंग को क्रिएट करना सीखना होगा जिसे अभी आपने महसूस किया है. और इसके साथ आपके अंदर से जब भी आप कुछ सोचें अपने ड्रीम के बारे में, एक वॉइस आनी चाहिए, आई डिजर्व दिस एंड आई एम गोइंग टू डू दिस. सोचिए, इतनी स्ट्रांग आवाज आपके अंदर से आएगी तो आप उस काम को करने के लिए कितने एक्साइटेड रहेंगे, लाइफ के लिए कितने एक्साइटेड रहेंगे. दिस वर्क्स लाइक कि आप मैजिक की तरह अपनी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करते हैं, एंड यू सी द मैजिक इन योर लाइफ. ऐसे ही मैजिकल मोमेंट्स को जो लोग जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाकर अपने माइंड की मास्टरी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये कोर्स है जो अभी शुरू होने जा रहा है 25 जुलाई से. जो लोग इनको पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि 20 वर्कशॉप्स हमारी कंटिन्यू नहीं रहेंगी, वो भी रहेंगी, लेकिन जो लोग स्टेप वाइज इस प्रोसेस को सीखना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए, और ना सिर्फ इसे कंप्लीट करना चाहते हैं बल्कि अपने इश्यूज को रिजॉल्व करके अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ड्रीम लाइफ को बाय चॉइस क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी स्टार्ट हो रही है. और इसके लिए बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगी वंस अगेन मिस्टर अनुराग सूर्यवंशी. बट अभी भी आपके लिए वो 20 मिनट का मेडिटेशन है जो अगले 20 मिनट के बाद आपको कराया जाएगा. सो स्टे फॉर दैट मेडिटेशन, दैट एक्सरसाइज
टू रीवायर योर सबकॉन्शियस माइंड इन अ डिफरेंट वे, आपकी अवेयरनेस लेवल को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सैटरडे को 7 बजे फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक सेशन में, जिसमें कुछ डिफरेंट आप सीखने वाले हैं, डिफरेंट कुछ आपको पता लगने वाला है जो आपकी लाइफ को बाय चॉइस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। मीटिंग यू आफ्टर 25 मिनट्स। थैंक यू सो मच। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Am I audible to you guys? And I hope आप मुझे देख भी सकते हैं। Thank you so much. वाह, देखिए आगे बढ़ने से पहले बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं कि हमारे 2 डिफरेंट अलग अलग प्रोग्राम आ रहे हैं। एक प्रोग्राम आएगा 25 जुलाई से और दूसरा प्रोग्राम आएगा 26 अगस्त से 29 अगस्त। इसमें जो पहला प्रोग्राम है वो ऑनलाइन प्रोग्राम है, जो सेकंड प्रोग्राम है वो पूरी तरह से ऑफलाइन प्रोग्राम है। देयर आर 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स, 2 अलग 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 प्रोग्राम है। इसको हमने कंबाइन कर दिया है। तो आप में से कोई ऐसे सज्जन पुरुष या मोहतरमा है जो सिर्फ एक कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो एक कार्यक्रम में भी शिरकत कर सकते हैं। हम आपको एनकरेज करेंगे कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन लें, वो आपके लिए कई गुना ज्यादा बेहतरीन रहेगा। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस प्रोग्राम को करके एनएलपी कोच की तरह से भी खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो मैं अभी पहले प्रोग्राम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वाला, वो 25 मिनट के बाद शुरू होगा और उस मेडिटेशन के बाद आपके कोई भी किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न होंगे तो वो लिए जाएंगे। आइए बात करते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। देखिए, किसी भी कला को सीख कर अपने जीवन में उसको उतारने के लिए या दूसरों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ ऑथेंटिक टेक्निक्स का होना बहुत जरूरी है, लाजमी होना चाहिए, ताकि वो उन टेक्निक्स को यूज करके आप उन चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकें। उसकी डिलीवरी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए और एक एक्सपर्ट की गाइडेंस होनी चाहिए। तीनों की तीनों चीजें आपको इस कार्यक्रम में मिलेंगी। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको फायदा होने वाला है इन सभी कलाओं को इस्तेमाल करने के बाद। देखिए साहब, यहाँ पे 2 तरह के लोग होंगे। एक तरह के लोग वो होंगे जो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखे हुए हैं, और दूसरी तरह के लोग वो होंगे जो इन तरह के लोगों को कोच कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि जो स्टूडेंट्स जिनका किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट कराया जा सकता है। वो खुद भी चाहें तो कर सकते हैं। वो अपने माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं क्रिएटिविटी के लिए, या अगर आप स्टूडेंट कोचिंग में हैं, स्टूडेंट्स को कोच कर रहे हैं, तो आप एज ए कोच स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट क्रिएट करा सकते हैं उस सब्जेक्ट में इन कलाओं को इस्तेमाल करके, और उनके क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। जो खुद पेरेंट्स और टीचर्स हैं वो इन कलाओं को इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों के लिए बढ़ा सकते हैं। और जो लोग पेरेंट कोच हैं या टीचर्स की कोचिंग कर रहे हैं, वो लोग इन पेरेंट्स और टीचर्स को हेल्प कर सकते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने में एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न। अगर आप खुद कपल्स हैं तो अपने रिश्ते और बेहतरीन कर सकते हैं इन कलाओं को इस्तेमाल करके। और अगर आप रिलेशनशिप कोचिंग में हैं, कपल काउंसलिंग में हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से इन कलाओं को इस्तेमाल करके उनके जीवन में, उनके संबंधों में मधुरता ला सकते हैं। अगर आप खुद हीलर हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना सीख सकते हैं हीलिंग के लिए, और अगर कोचिंग कर रहे हैं हीलर्स की तो उनको सिखा सकते हैं। अगर आप खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो पीक परफॉर्मेंस तक कैसे जाना है और उस पीक परफॉर्मेंस को कैसे बनाए रखा जा सकता है, उस फॉर्म को कैसे बनाए रखा जा सकता है, ये आप सीख सकते हैं। और अगर आप कोचिंग में हैं तो आप स्पोर्ट्स पर्सन के कोच बन सकते हैं।
इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर तो आप गोल गेटिंग तक पहुंचने के लिए इन कलाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप एक बिजनेस पर्सन है तो। और अगर आप बिजनेस कोचिंग में हैं तो उनको उनके तारनहार बन सकते हैं, उनकी नैया को पार लगा सकते हैं। अगर कुछ ऐसे सज्जन या मोहतरमाएं हैं जिनको मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस हैं, तो इन कलाओं को इस्तेमाल करके आप अपने इमोशनल और मेंटल चैलेंजेस से निजात पा सकते हैं। और अगर आप कोचिंग में हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं इन सारी परेशानियों से निजात दिलाने में। दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरह के लोगों के लिए हो सकता है। ये हर एक उस इंडिविजुअल के लिए है। ये अब आप में से कुछ मोहतरमाएं कहेंगे कि हम हाउस वाइफ हैं, हमारे लिए क्या। देखिए, आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को हाउसवाइफ ना समझें, आप होम मिनिस्ट्री हैं, आप उस पूरे परिवार की फाउंडेशन हैं। तो आपके लिए तो इन कलाओं का इन सभी लोगों से जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनसे ज्यादा महत्व बनता है। थिंक अबाउट दैट। This is a certification program, NLP Master Practitioner by none other than Neeraj Malik, and this is 90 hours plus interactive session weekly basis. इसके बारे में जानते हैं। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर